अध्याय 76 प्रतिक्रिया। औषधि लोक से लौटने के बाद पहले कुछ दिनों तक हुनफैंग का जीवन काफी सुखमय रहा। याओलिंग द्वारा उसकी नसों की जांच करने के बाद उसके शरीर में मौजूद 7 दिव्य ज्वालाएं काफी समय तक शांत रहीं। वह अपनी दिनचर्या के अनुसार अभ्यास करता रहा, साधना करना, युद्ध रिपोर्टों की समीक्षा करना और हुनमुक्सियाओं के साथ भोजन करना। कभी कभी वह बगल वाले कमरे में जाकर उस सफेद बालों वाली छोटी लड़की को देखता था। वह छोटी लड़की अब भी उससे बात करने से इनकार करती थी। हर बार जब वह कमरे में आता तो वह बिस्तर के कोने में दुबक जाती और अपनी बैंगनी आंखों से उसे ऐसे देखती रहती जैसे कोई बिल्ली अपने बाल खड़े कर रही हो। उसे कोई जल्दी नहीं थी, वह कुछ नाश्ता छोड़कर चला जाता। याओ याओ ने कहा कि इसे ही तो गर्म पानी में मेढक को उबालना कहते हैं, उबालते रहो तो वह आखिरकार शांत हो जाएगा। हालांकि 5वें दिन की रात को स्थिति अचानक बेहद बिगड़ गई। साधना कक्ष से बाहर निकलते ही हुनफैंग का चेहरा भावहीन हो गया। उसने मूलतः मेडुसा के कमरे में विश्राम करने की योजना बनाई थी, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। एक हाथ खंभे पर टिका हुआ था, उसकी उंगलियां अचानक कस गई थीं और उसकी हथेली के पिछले हिस्से से लेकर कलाई तक नसें फूल गई थीं। उसके सीने में ऐसा लग रहा था मानो 7 अग्नि राक्षस एक साथ जागृत हो गए हों और उसकी नसों की भीतरी दीवारों से उन्मादपूर्वक टकरा रहे हों। हर धड़कन उसके अंगों और हड्डियों में झुलसा देने वाली ऊर्जा का प्रवाह कर रही थी। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला ने सबसे पहले एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू किया। पहली नसों के भीतर की सभी अशुद्धियों को भस्म करना चाहती थी और दूसरी सभी अनियंत्रित ऊर्जा को जमा देना चाहती थी। उसके दांतियान में गहरा नीला और गुलाबी रंग आपस में टकरा रहे थे और हर टकराव से हुनफैंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। इसके तुरंत बाद 8 विनाश ज्वाला और 9 पाताल लोक ज्वाला भी युद्ध में शामिल हो गईं। गहरे सुनहरे रंग की बिजली की लपटें और स्याही जैसे काले हवा के ब्लेड उसकी नसों में कहर बरपाते हुए अनगिनत छोटे छोटे खूनी घाव कर गए। हुनफैंग ने दबी हुई कराह निकाली, उसका हाथ खंभे पर टिका हुआ था और चुपचाप लकड़ी में धंस गया। कठोर आत्मा को भस्म करने वाले लोहे पर तुरंत बारीक दरारें पड़ गईं। पति याओ याओ ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह कमरे में हुनमुक्सियाओं के बाल संवार रही थी और आधी खुली खिड़की से उसने हुनफैंग की झुकी हुई आकृति देखी। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने कंघी गिरा दी और झट से उसकी तरफ दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श इतना गर्म था मानो त्वचा की एक परत के ऊपर से पिघले हुए लावा को छू रही हो। यहाँ तक कि वह, जिसका शरीर साल भर रक्त गुण वाले 2 ऊंची से निपटने का आदी था, उसकी उंगलियां भी गर्मी से सुन्न हो गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कमरे में जोर से चिल्लाए, बड़ी बहन, बड़ी बहन काइलिन, जल्दी बाहर आओ। मेडुसा ने भीतरी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसने हुनफैंग के चेहरे को एक नजर देखा और बिना कुछ कहे उसके सामने आ गई। उसने अपना दाहिना हाथ उसकी पीठ पर रखा और धीरे धीरे उसमें 9 रंगों वाली बर्फीली ऊर्जा प्रवाहित करने लगी। उसकी ऊर्जा ठंडी और yin संरेखित थी, जिसका उद्गम नाग जनजाति के 9 रंगों वाले आकाश को निगलने वाले अजगर के रक्त से था और यह स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रचंड प्रलय को मुश्किल से ही दबा पा रही थी। हुनफैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पीठ पर बर्फ का एक बेहद ठंडा टुकड़ा दबा दिया गया हो। वह ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसके दांतियान तक फैल गई, जिससे टकराती हुई शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला के बीच केवल आधा इंच का फासला रह गया। उस आधे इंच के फासले ने उसकी सांसों को थोड़ा सुगम बना दिया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, उसके दांत भींचे हुए थे और उसका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। याओ याओ की आंखें चिंता से लाल थीं। उसने एक हाथ से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपनी हड्डी की चाबुक जमीन पर पटकी। 72 खोपड़ियां एक साथ चमक उठी, आत्माशक्ति का उपयोग करते हुए उसकी नसों में संचित अतिरिक्त ऊर्जा का भार बांटने में उसकी मदद करने लगी। जैसे ही यह आत्माशक्ति हुनफैंग के शरीर में प्रवेश कर गई, वह सिसकियां लेने लगी। 7 दिव्य ज्वालाएं 7 क्रोधित विशालकाय ड्रैगन की तरह थीं, जिन्होंने उसकी पहले से साफ नसों को एक अराजक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। उसके आंतरिक अंगों को विभिन्न गुणों की ऊर्जा से भेदा जा रहा था और उसकी त्वचा के रोमछिद्रों से सूक्ष्म रक्त के धब्बे हल्के हल्के रिसते हुए दिखाई देने लगे थे। उसके भीतर 7 दिव्य ज्वालाओं के स्रोत एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ईश्वर स्तरीय रक्तवंश, जो मूल रूप से संतुलन बनाए रखता था, नवगठित 9 अधोगामी वायु ज्वाला और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला के कारण बिगड़ गया है। मेडुसा की आवाज स्थिर रही, लेकिन उसकी बोलने की गति सामान्य से कहीं अधिक तेज थी। उसकी बैंगनी आंखों में चिंता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। मेरी डोची उन्हें केवल अस्थायी रूप से दबा सकती है, वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। हमें याओलिंग को खोजना होगा। उसका आत्मा को पोषण देने वाला शरीर उसकी नसों को छानने में मदद कर सकता है और 7 दिव्य ज्वालाओं को फिर से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। याओ याओ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह तेजी से अतिथि कक्ष की ओर बढ़ी। 10 पलों से भी कम समय में वह याओलिंग को अपने साथ खींचते हुए वापस लौटी। याओलिंग को अपने वस्त्र ठीक करने का भी समय नहीं मिला था। याओ याओ ने उसे गलियारे के फर्श पर नंगे पैर बिठा दिया। उसके चेहरे पर उलझन और नींद के भाव थे, लेकिन जब उसने हुनफैंग को देखा तो उसकी आंखों में एक हल्की अनियंत्रित मुस्कान आ गई, जहां रोने से आई लालिमा और सूजन अभी अभी कम हुई थी। इस व्यक्ति ने उसके दादा को मारा था, उसके भाई को मारा था और उसके पूरे कुल का सफाया कर दिया था। अब उसे आखिरकार अपने कर्मों का फल मिल गया था। स्वर्ग का नियम न्यायपूर्ण है, कारण और परिणाम असत्य नहीं होते। 7 दिव्य ज्वालाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, जल्दी करो और उसकी नसों की छानबीन करो। याओ याओ ने चिंता से भरी अपनी कोमल आंखों से आग्रह किया। याओलिंग गलियारे में खड़ी थी। उसने अपनी निगाहें नीचे करके हुनफैंग को देखा, जो सोने के कागज जैसे चेहरे के साथ जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठा था और पूरी तरह काम रहा था। वह काफी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से अत्यंत हल्के से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे सिर हिलाने का क्या मतलब है? क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहती? याओ याओ की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। उसके हाथ में हड्डी का कोड़ा कस गया और 72 खोपड़ियों से एक साथ धीमी कंपन करती हुई आत्मा की ध्वनि निकली। वह आमतौर पर बेपरवाह और चंचल रहती थी, लेकिन जब हुनफैंग से जुड़े मामलों की बात आती थी तो वह कभी नहीं डिगमगाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं इनकार कर रही हूँ। याओलिंग की आवाज बहुत शांत थी, मानो वह कोई चिकित्सीय निष्कर्ष बता रही हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बात यह है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। उसकी स्थिति अतिथि कक्ष में उस समय से अलग है। उस समय उसकी नसों में 7 दिव्य ज्वालाओं द्वारा छोड़े गए छिपे हुए घाव मात्र थे और मुझे केवल आत्माशक्ति का उपयोग करके उन छोटी दरारों को भरने की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार 7 दिव्य ज्वालाओं के स्रोत उसके दंतियन के भीतर सीधे संघर्ष में हैं। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला जल और अग्नि की तरह असंगत हैं। अष्टविनाश विनाश ज्वाला प्रभुत्वशाली और विनाशकारी है। 9 अधोलोक वायु ज्वाला हिंसक और चीरने वाली है। कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला पर्वत के समान भारी है। शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला सब कुछ भस्म कर देती है और साथ ही उसकी अपनी ईश्वर श्रेणी की रिक्तरेखा उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। 7 शक्तियां एक साथ बेकाबू हो रही हैं।
बाहरी आत्मा शक्ति का कोई भी अंश जो हस्तक्षेप करेगा वह 8वीं शक्ति बन जाएगा। न केवल उन्हें पराजित करने में असमर्थ होगा बल्कि इन 7 शक्तियों द्वारा एक साथ हमला भी किया जाएगा। मेरी आत्मा शक्ति टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जैसे ही वह प्रवेश करेगा वह भी विस्फोटित होकर मर जाएगा क्योंकि दिव्य ज्वालाएं अपने हमले का लक्ष्य बदल देंगी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बेहद वस्तुनिष्ठ लगभग उदासीन स्वर में बोली, यह उबलते तेल के बर्तन की तरह है, इसमें पानी डालने से यह फट जाएगा। तो फिर हम क्या करें? याओ याओ की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जब उसने मेडुसा की ओर मुड़कर देखा। मेडुसा चुप थी, उसकी बैंगनी आंखों में दिख रही चिंता गहरी गंभीरता में बदल गई थी। उसकी डोची केवल अस्थायी रूप से ही स्वर्गीय ज्वालाओं को दबा सकती थी, यह मूल कारण का इलाज नहीं कर सकती थी। एक बार उसकी डोची समाप्त हो जाने पर हुनफैंग के शरीर का संतुलन फिर से बिगड़ जाएगा और उस समय इसका परिणाम अभी से भी कहीं अधिक भयानक होगा। एक और तरीका है, याओ लिंग अचानक बोली, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह खुद से बात कर रही हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसा करने में सक्षम 3 से ज्यादा लोग नहीं हैं। बोलो, मेडुसा ने ठंडी और भरी आवाज में केवल एक शब्द कहा, 9वीं श्रेणी की गहन औषधि। वह 9वीं श्रेणी की गहन औषधि जिसने एक छोटी लड़की का रूप धारण किया है, स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का सबसे शुद्ध संघनन है। उसकी औषधि की आभा एक साथ 7 दिव्य ज्वालाओं को दबा सकती है, उनके प्रचंड उत्पाद को बलपूर्वक शांत कर सकती है। लेकिन उसे परिष्कृत करने में सक्षम व्यक्ति वह होना चाहिए जिसका आत्मिक स्तर सम्राट स्तर तक पहुंच चुका हो, क्योंकि केवल सम्राट स्तर की आत्मा ही 9वीं श्रेणी की गहन औषधि को परिष्कृत करते समय 7 दिव्य ज्वालाओं के संयुक्त प्रतिवाद का सामना कर सकती है। अब संपूर्ण युद्धची महाद्वीप में आत्मिक साधना में सम्राट स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र ज्ञात व्यक्ति हुनत्यांडी है। याओ याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आपका मतलब यह है कि कबीले का मुखिया स्वयं उस 9वीं श्रेणी की गहन औषधि को परिष्कृत करने के लिए कार्रवाई करेगा और फिर मेरे पति के लिए स्वर्गीय ज्वालाओं को दबाएगा? नहीं, मेरा मतलब है कि हुनत्यांडी सीधे हुनफैंग के शरीर के भीतर 7 दिव्य ज्वालाओं को अपने सम्राट क्षेत्र की आत्मा का उपयोग करके दबा दे। इसके लिए 9वीं श्रेणी की गहन औषधि की आवश्यकता नहीं है। सम्राट क्षेत्र की आत्मा की दमन शक्ति किसी भी दिव्य ज्वाला की उत्पत्ति शक्ति से कहीं अधिक होती है। यहाँ तक कि अगर शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला एक ही समय में उग्र रूप से प्रवाहित हो रही हों, तब भी वे सम्राट क्षेत्र की आत्मा के सामने कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि याओ लिंग का स्वर वस्तुनिष्ठ और तटस्थ बना रहा। 9 सितारा डोशेंग शिखर के विशेषज्ञ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी नसों की छानबीन करने के लिए इतनी अधिक आत्मशक्ति खर्च करना, प्राचीन 8 कुलों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ तक कि पिता और पुत्र के बीच भी वे शायद इतनी कीमत चुकाने को तैयार न हो, क्योंकि एक बार सम्राट क्षेत्र की आत्मा अत्यधिक क्षीण हो जाने पर थोड़े समय में उसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के लिए हुनत्यांडी की तरह उसकी आत्मिक शक्ति पूरे महाद्वीप पर हुन कबीले की प्रतिरोधक क्षमता का आधार है। क्या वह किसी कनिष्ठ के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? बोलने के बाद वह चुप हो गई। शुरू से अंत तक उसके शब्द किसी चिकित्सीय समस्या के विश्लेषण की तरह थे, सटीक, शांत और बिना किसी व्यक्तिगत भावना के। लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, चिंता के कारण नहीं बल्कि उत्साह के कारण। हुनफैंग मरेगा। वह आदमी जिसने उसके पूरे कबीले का सफाया कर दिया था इस समय उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, पूरी तरह कांप रहा था। उसके भीतर 7 दिव्य ज्वालाएं थीं जो किसी भी क्षण उसे टुकड़े टुकड़े कर सकती थीं, और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस यहाँ खड़े होकर देखना था, स्वर्गिक मार्ग को अपने लिए हिसाब चुकाते हुए देखना था। याओ याओ और मेडुसा ने एक दूसरे को देखा, कोई नहीं बोला। वे जानती थी कि याओ लिंग का विश्लेषण सही था, हुनत्यांडी के अलावा कोई भी इस मामले को नहीं संभाल सकता था। लेकिन हुनत्यांडी कार्रवाई करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता था। कुलपति को ढूंढो, हुनफैंग अचानक बोला। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। उसने ये शब्द दांतों से दबाकर निकाले। हर शब्द के साथ एक जोरदार झटका लगा। उसके शरीर में 7 दिव्य ज्वालाएं पहले ही बेकाबू हो चुकी थीं और उसकी नसों में बहुत बारीक दरारें दिखाई देने लगी थीं। यह इस बात का संकेत था कि उसकी नसें अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थीं। वह मरना नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। उसने अभी तक शियाओ यान को पूरी तरह से पराजित नहीं किया था, अभी तक 9वीं श्रेणी की गहन औषधि नहीं बनाई थी, अभी तक सम्राट क्षेत्र की ओर आक्रमण नहीं किया था और अभी तक महान 1000 लोगों की स्रोत ऊर्जा को प्रवेश कराने के लिए समतल अवरोध को नहीं तोड़ा था। उसकी 4 पत्नियां और एक बेटी थी जिन्हें उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। इतना कहने के बाद वह और अधिक समय तक खुद को संभाल नहीं पाया और उसका शरीर आगे की ओर गिर गया। याओ याओ ने उसे पकड़ लिया, अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसकी टुड्डी उसके पसीने से तर माथे पर टिकी हुई थी। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में अभूतपूर्व भय भरा हुआ था। मेडुसा मुड़कर हुनत्यांडी के हॉल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रात की हवा ने उसके हल्के बैंगनी रंग के लिबादे को फड़फड़ा दिया, जिससे गलियारे में उसकी धुंधली सी छवि बन गई। उसकी गति चरम सीमा पर थी। रास्ते में खड़े पहरेदार भी केवल एक धुंधली बैंगनी छवि ही देख पाए। याओ लिंग अपनी जगह पर खड़ी रही। चांदनी उसके युवा लेकिन शांत चेहरे पर पड़ रही थी। उसने याओ याओ की बाहों में जकड़े उस आदमी को देखा जो बुरी तरह कांप रहा था और उसके सातों अंगों से खून बह रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आस्तीनों के अंदर कसती गईं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। दादाजी, क्या आप देख रहे हैं? जिसने आपको मारा है वह दिव्य ज्वालाओं में भस्म हो रहा है। भाई, क्या आप देख रहे हैं? जिसने मेरे पूरे कुल का सफाया किया है वह मरने वाला है। फिर भी वह वहीं खड़ी रही, कुछ नहीं किया। न तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी और न ही उसे गिराकर लात मारी, बस चुपचाप देखती रही। वह जानती थी कि जब हुनत्यांडी आएगा तो शायद यह आदमी बच जाएगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। कम से कम इस समय दिव्य मार्ग अभी भी निष्पक्ष था। अध्याय 77, पुरानी चीज जलाने की तकनीक सौंप दो। पुनश्च मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरी नई किताब 150 मिलियन जीतने के बाद मैं लेट गया प्रकाशित हो चुकी है। इच्छुक लोग आकर देख सकते हैं। जब हुनत्यांडी ने पूर्वी प्रांगण में कदम रखा तो पूरे प्रांगण का तापमान पल भर में जम गया। ये ठंड नहीं थी बल्कि 9 सितारा डोशेंग की आत्मा का चरम दबाव था, जो इतना प्रबल था कि उसने आसपास की हवा को लगभग ठोस भारी पिंड में बदल दिया। गलियारे के नीचे लगे मीठे ओसमंथस के पेड़ कांप उठे और पत्तियों पर जमी उसकी बूंदें दबाव के कारण तुरंत बर्फ की बूंदों में बदल गईं। याओ याओ जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, हुनफैंग को पकड़े हुए। उसका शरीर उसकी बाहों में बुरी तरह छटपटा रहा था और उसके सातों अंगों से रिसता खून उसकी आस्तीनों पर लग चुका था। उसने हुनत्यांडी की ओर देखा। उसकी कोमल आंखों में भय और विनती भरी थी। उसके होंठ कई बार हिले, फिर भी वह किसी तरह एक पूरा वाक्य बोल पाए, कुलपति, उसे बचाओ। हुनत्यांडी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हुनफैंग के पास गया, उस युवक को देखा जिसकी नसें अस्त व्यस्त थीं और जिसका शरीर 7 प्रकार की दिव्य ज्वालाओं से झुलस रहा था, और कुछ पल चुप रहा।
फिर वह नीचे झुका, एक उंगली बढ़ाई और धीरे से हुनफैंग के माथे के बीचों बीच थपथपाया। सम्राट स्तर की आत्मा हुनफैंग के शरीर में ज्वार की लहर की तरह समा गई। फाइटिंग ची महाद्वीप की सबसे विशाल आत्मिक शक्तियों में से एक अदृश्य विशाल जाल की तरह उसकी नसों में फैल गई और उसके भीतर उग्र रूप से टकरा रही 7 दिव्य ज्वालाओं को घेर लिया। शुद्धिकरण कमल, दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला सबसे पहले दब गई। सम्राट स्तर की आत्मा ने एक अदृश्य हाथ की तरह काम करते हुए 2 असंगत ऊर्जाओं को बलपूर्वक अलग किया और उनके बीच एक आत्मिक अवरोध खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद 8 विनाश ज्वाला की सुनहरी बिजली की लपटें बलपूर्वक दब गईं। 9 पाताल वायु ज्वाला की स्याही काली हवा की लपटें नसों में जम गईं। कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला का बुरा कुचलने वाला दबाव परत दर परत हट गया और शून्य भक्षण ज्वाला की काली ज्वालाएं सम्राट स्तर की आत्मा के समक्ष एक क्षण के लिए संघर्ष करती रहीं, फिर शांत हो गईं। पूरी प्रक्रिया में आधे कप चाय से भी कम समय लगा। जब अंतिम उग्र दिव्य ज्वाला शांत हुई तो हुनफैंग का शरीर अचानक अकड़ गया, फिर याओ याओ की बाहों में बेजान होकर हौंफने लगा। उसके साथ छिद्रों से रिसता खून रुक गया और उसकी त्वचा पर मौजूद महीन रक्तवाहिकाएं फैलना बंद हो गईं। उसके दांतियान में जो दरारें टूटने ही वाली थीं, उन्हें हुनत्यानडी ने आत्मा शक्ति का उपयोग करके अस्थायी रूप से बंद कर दिया। लेकिन केवल अस्थायी रूप से। हुनत्यानडी ने अपनी उंगली हटा ली और सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन याओ याओ ने गौर किया कि जिस हाथ को उसने अपनी आस्तीन में छिपाया था, उसकी उंगलियों के सिरे हल्के से कांप रहे थे। 9 सितारा डोशेंग के चरम स्तर की आत्मशक्ति को इस हद तक ग्रहण करना कि उसकी उंगलियां कांपने लगे, दिखने में जितना आसान लगता है उससे कहीं अधिक भारी कीमत थी। मैंने उसके दांतियान में दिव्य ज्वालाओं के संघर्ष को रोक दिया है, लेकिन ये केवल अस्थायी उपाय है। हुनत्यानडी की आवाज़ उसी शांत स्वर में बनी रही, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस शांति के पीछे छिपी गंभीरता को महसूस कर सकते थे। उसकी देव श्रेणी की रिक्तरेखा मूल रूप से 5 दिव्य ज्वालाओं का संतुलन बनाए रख सकती थी, लेकिन 9 अधोमार्ग ज्वाला और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला के जुड़ने से यह संतुलन बिगड़ गया। 7 दिव्य ज्वालाएं मूल स्तर पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। मेरी आत्मा शक्ति केवल अस्थायी रूप से उन्हें अलग कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में दिव्य ज्वालाओं द्वारा आत्मा अवरोध नष्ट हो जाएगा। तब तक प्रतिक्रिया आज रात की तुलना में कहीं अधिक हिंसक होगी और शायद मैं भी इसे दूसरी बार दबाने में सक्षम न हो पाऊं। याओ याओ का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से बेचैन हो गया। उसने नीचे हुनफैंग की ओर देखा, जो उसकी बाहों में अर्ध बेहोशी की हालत में गिर पड़ा था। उसकी सांसें पहले से ज्यादा स्थिर थीं, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह पीला था, होंठ फटे हुए थे और आंखों के कोनों में सूखे खून के निशान थे। उसने उसे इतना कमजोर पहले कभी नहीं देखा था। क्या कोई और रास्ता नहीं है? याओ याओ की आवाज भारी हो गई थी, उसकी गुलाबी आंखें लाल हो गई थीं। एक रास्ता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। हुनत्यानडी मुड़ा और आंगन की ओर चल पड़ा। गलियारे में पहुंचकर वह एक पल के लिए रुका। जब वह जागेगा तो उसे खुद सोचने दो। वह अपनी स्थिति को किसी और से बेहतर जानता है और उसे यह भी बेहतर पता होना चाहिए कि उसे किससे मदद मांगनी चाहिए। अगली शाम हुनफैंग की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसने बिस्तर पर गहरे लाल रंग की ब्रोकेड की चादर देखी। काइलिन के बालों से हल्की ठंडी खुशबू आई और याओ याओ के हाथ की कपकपी भरी गर्माहट महसूस की, जो उसे कसकर पकड़े हुए थी। याओ याओ बिस्तर के किनारे पर सो गई थी। उसका एक हाथ अभी भी उसकी उंगलियों को कसकर पकड़े हुए था। नींद में भी उसने उन्हें छोड़ा नहीं था। काइलिन, हुनफैंग की आवाज इतनी कर्कश थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। हिलो मत। मेडुसा उठी और उसके कंधों को दबाया। उसकी शक्ति हल्की थी लेकिन अटल। वह गर्म पानी का एक प्याला लाए और उसकी गर्दन को सहारा देकर उसे कुछ घूंट पिलाए। कुल का मुखिया यहाँ आया था। उसने तुम्हारे शरीर में दिव्य ज्वालाओं को अस्थायी रूप से दबा दिया है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही टिक सकता है। उसने कहा कि समाधान उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किससे संपर्क करना है। हुनफैंग काफी देर तक चुप रहा। बेशक वह जानता था, उसके शरीर में 7 दिव्य ज्वालाओं के आपस में टकराने का मूल कारण यह था कि उसके पास उन्हें संतुलित करने का कोई साधन नहीं था। अपने पिछले जन्म में मूल ग्रंथ पढ़ते समय शियाओयान को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा था, कई दिव्य ज्वालाओं का एक साथ मौजूद होना और किसी भी क्षण विस्फोट होने का खतरा। लेकिन शियाओयान के पास बनिंग तकनीक थी। बनिंग तकनीक की मूल क्षमता दिव्य ज्वालाओं से ऊर्जा प्राप्त करना, उनकी शक्ति को अपनी साधना में परिवर्तित करना और साथ ही विभिन्न दिव्य ज्वालाओं के बीच के संघर्षों को संतुलित करना था, जिससे वे शरीर में एक संतुलित सहजीवी संबंध बना सकें। उसके पास बनिंग तकनीक नहीं थी। उसके शरीर में 7 दिव्य ज्वालाएं बिना लगाम के साथ जंगली घोड़ों की तरह थीं, जो किसी भी समय बेकाबू हो सकती थीं। उसे बनिंग तकनीक की आवश्यकता थी। केवल बनिंग तकनीक ही इस समस्या का मूल समाधान कर सकती थी। मुझे बनिंग टेक्निक चाहिए। उसकी आवाज़ कर्कश और शांत थी। शियाओयान के हाथों में मौजूद बनिंग टेक्निक इस महाद्वीप की एकमात्र साधना विधि है जो अनेक दिव्य ज्वालाओं को सामंजस्य स्थापित कर सकती है। बनिंग टेक्निक के बिना चाहे कुल प्रमुख मेरे लिए इसे 10 बार और दबा दे, मैं अंततः दिव्य ज्वालाओं से जलकर राख हो जाऊंगा। याओ याओ बिस्तर के किनारे से उछलकर खड़ी हो गई और अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए बोली, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। मैं आज रात स्टारफॉल पवेलियन जाऊंगी। मेडुसा ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट दबाते हुए कहा, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि शियाओयान किस तरह का इंसान है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तुम मुझसे कैसे बात करने की योजना बना रही हो? पहले संसाधनों का लेन देन करो। हुनफैंग पलंग के सिरहाने पर झुक गया। उसकी आवाज़ कमजोर लेकिन साफ थी। हुनकेयान से उपहारों की एक ऐसी सूची तैयार करवाओ जो इतनी बड़ी हो कि याओ चैन भी उसे देखकर हैरान रह जाए। शियाओयान मुझसे नफरत करता है, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है। वह जानता है कि ये संसाधन स्काई मैंशन एलायंस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर संसाधनों से काम नहीं चलता तो ब्रेड नो प्रोफाउंड पिल का लेन देन करो। उस छोटी लड़की को खुद शियाओयान ने तैयार किया है। वह उसके दिल में किसी भी संसाधन से ज्यादा अहमियत रखती है। स्टारफॉल पवेलियन में रात स्याही जैसी थी। याओ याओ ने न तो कोई पहचान पत्र इस्तेमाल किया और न ही मुख्य द्वार से प्रवेश किया। उसने सीधे स्टारफॉल पवेलियन के बाहरी इलाके में लगी स्थानिक बाधा को चीरते हुए प्रवेश किया। पर्वत की रक्षा कर रहे स्काई मैंशन एलायंस के लगभग 1 दर्जन शिष्यों ने उसकी परछाई भी नहीं देखी, इससे पहले कि वे उसके द्वारा सहजता से स्थापित आत्मा अवरोध द्वारा पर्वत की तलहटी में ही रोक दिए गए। वह स्टारफॉल पवेलियन के मुख्य हॉल के सामने वाले चौक पर उतरी, अपनी हड्डी की चाबुक को जमीन पर घुमाया और 72 खोपड़ियां एक साथ प्रेतवादित हरे प्रकाश से जगमगा उठी, जिससे पूरा चौक एक प्रेतलोक की तरह प्रतिबिंबित हो गया। हॉल के सामने खड़े रक्षकों ने अपनी तलवारें निकालने की कोशिश की, लेकिन याओ याओ ने उन्हें चाबुक से दूर फेंक दिया। तलवारें मुड़ गईं और विकृत हो गईं, खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क गईं, लेकिन कोई नहीं मरा। शाओयान, बाहर आओ। उसकी आवाज खाली चौक में गूंज उठी, न तो विनम्र थी और न ही धक्के देने वाली, बल्कि उसमें एक ऐसी तीक्ष्णता थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था।
हॉल के दरवाजे धीरे से खुले। जब शियाओयान बाहर आया तो उसके हाथ में भारी जुबान रूलर था जो औषधि कुल के महान युद्ध के दौरान लगी पट्टियों से लिपटा हुआ था और उसकी छाती पर तलवार का घाव चांदनी में हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसने याओ याओ की ओर देखा, उसकी आंखों में क्रोध या आश्चर्य का कोई निशान नहीं था, बस बार बार कुचले जाने से उपजे एक प्रकार के उदासीनता भाव थे। वह लंबे समय से जानता था कि कोई आएगा, बस उसे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। क्या हुन फैंग ने तुम्हें भेजा है? शियाओयान की आवाज़ बेहद ठंडी थी। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खासतौर पर तुम्हें चोटों से उबरते देखने आई हूँ? याओ याओ ने अपनी आस्तीन से उपहारों की सूची निकाली और हवा में उछाल दी। कागज की पर्ची हवा में एक तीखा चाप बनाते हुए गई और शियाओयान ने उसे पकड़ लिया। उसने शियाओयान के पढ़ने का समय पूरा होने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ किसी तलवार की तरह तीखी थी। 100 ग्रेड 9 सोल ओरिजिन पिल्स, 50-10,000 साल पुराने सोल क्रिस्टल, 30 सेट हेवन ग्रेड हथियार बनाने की सामग्री और हॉल ऑफ सोल्स द्वारा उत्पादित 5,000 सोल ओरिजिन के धागे। साथ ही एक समझौता कि हुन वंश 100 वर्षों तक स्काई मैंशन एलायंस पर आक्रमण नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी बर्निंग टेक्निक की एक प्रति के बदले में। क्या ये काफ़ी है? शियाओयान ने उपहारों की सूची पढ़कर समाप्त की और काफ़ी देर तक चुप रहा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके होठों के कोने पर बनी व्यंग्यात्मक मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर याओ याओ की ओर देखा। उसकी आवाज़ इतनी उदासीन थी मानो वह किसी असंबंधित विषय पर बात कर रहा हो। तो हुन फैंग का ऐसा दिन भी आएगा। 7 दिव्य ज्वालाओं का प्रकोप, किसी भीषण विस्फोट का खतरा, ये सब उसने खुद ही अपने ऊपर लाया है। जब उसने याओ दान को मारा और औषधि कुल का सफाया किया, लापरवाही से जेड पर्ची याओ याओ को वापस फेंक दी। पत्थर की ईंटों पर जेड की पर्ची 2 बार उछली और लुढ़क कर याओ याओ के पैरों के पास आ गिरी। बर्निंग टेक्निक मेरे गुरु द्वारा मुझे दी गई मूल साधना विधि है। मैंने इसी के सहारे डोउ झीची के तीसरे चरण से लेकर आज के 5 सितारा डोउ शेंग तक का सफर तय किया है। तुम चाहते हो कि मैं बर्निंग टेक्निक उस दुश्मन को सौंप दूं जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला, मेरी पत्नी को अगवा कर लिया और मेरे गठबंधन को तोड़ दिया? क्या तुम्हें लगता है कि ये सांसारिक संपत्ति इसे खरीद सकती है? याओ याओ ने अपने पैरों पर गिरी हुई जेड पर्ची को देखा और उसे उठाने के लिए झुकी नहीं। उसके हाथ में मौजूद हड्डी का कोड़ा धीरे धीरे कसता गया और 72 खोपड़ियों से एक साथ हल्की सी आत्मा कांप उठी। उसने अपना सिर उठाया और शियाओयान के ठंडे और कठोर चेहरे को देखा। उसकी आवाज़ में मौजूद विनम्रता पूरी तरह गायब हो गई थी। शियाओयान, इसे अच्छी तरह समझ लो, मैं आज तुमसे भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर मेरे पति की मृत्यु हो जाती है तो हुनतियांडी अगला शिकार स्काई मैंशन एलायंस को कुचल देगा। क्या तुम्हें लगता है कि प्राचीन कुल तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 5 सितारा डोउ शेंग साधना शून्य निगलने वाली ज्वाला के एक बार को झेल पाएगी? तुम बर्निंग टेक्निक न सौंपने का विकल्प चुन सकते हो। जब 1 महीने में हुनकुल की सेना सीमा पर हमला करेगी तो आज इस उपहार सूची को न स्वीकार करने का पछतावा मत करना। शाओयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने भारी जुबान रूलर को जमीन पर पटका, जिससे उसका हैंडल पत्थर की ईंटों में 3 इंच तक धंस गया। ये पहली बार नहीं है जब हुन कबीले की सेना सीमा पर हमला कर रही है। तुम वापस जाओ और हुन फैंग को बताओ, मैं बर्निंग टेक्निक नहीं सौंपूंगा। अगर वह जीना चाहता है तो वह खुद आकर मुझसे भीख मांग सकता है। उसने याओ सम्राट मंच पर मुझसे क्या कहा था? अगर तुम आज हेवनली फ्लेम नहीं सौंपोगे तो मेडिसिन क्लैन फाइटिंग क्यूई महाद्वीप से पूरी तरह गायब हो जाएगा। अब मैं उसे यही शब्द वापस सुना रहा हूँ, चाहे वह जिए या मरे, इससे मुझे क्या लेना देना। याओ याओ ने उसे देर तक घूरा। उसकी कोमल आंखों में जानलेवा इरादा उमड़ रहा था और हड्डी का कोड़ा जमीन पर जोर से घिसता हुआ गिरा। लेकिन अंत में उसने कोई हरकत नहीं की। वह जानती थी कि वह आज यहाँ शर्तों पर बातचीत करने आई है, मारने नहीं। उसने हड्डी का कोड़ा अपनी कमर में समेटा, पीछे फेंकी गई जेड पर्ची को उठाने के लिए झुकी, व्यंग्य किया और एक वाक्य कहा, ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो, मैं इसे याद रखूंगी। वह मुड़ी और अंतरिक्षीय दरार में गायब हो गई। उसने मना कर दिया। याओ याओ जब पूर्वी आंगन में लौटी तो रात काफी ढल चुकी थी। उसने जेड की पर्ची मेज पर फेंक दी और पलंग के किनारे बैठ गई। उसकी खिलखिलाती आंखों में घोर द्वेष झलक रहा था। उसने न केवल मना किया बल्कि हमारा मजाक भी उड़ाया। उसने कहा कि तुम खुद उससे विनती करो, तब वह इस पर विचार करेगा। मेरा मन किया कि उसे एक घूंसा मार दूं। हुनफैंग बिस्तर के सिरहाने पर टेक लगाकर सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह शियाओयान को अच्छी तरह जानता था। वह आदमी अपनी अटूट हिम्मत के दम पर जियामा साम्राज्य से आज इस मुकाम तक पहुंचा था। संसाधनों से उसे हिलाने की कोशिश करना सचमुच नामुमकिन था। तो फिर कार्ड बदल दो। हुनफैंग की आवाज़ इतनी शांत थी कि मानो ठंडी हो। उस छोटी बच्ची को उसे लौटा दो। याओ याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मेडुसा ने भी थोड़ा ध्यान से देखा। वह जानती थी कि हुनफैंग के मन में उस सफेद बालों वाली छोटी बच्ची के लिए भावनाएं जाग उठी थी। हालांकि उसने कभी कहा नहीं था, लेकिन हर दिन बगल वाले कमरे में नाश्ता देने की उसकी आदत कभी नहीं छूटी थी। अब जब हुनमुक्सियाओ उसके करीब आ गई थी और दोनों छोटी बच्चियां हर दिन साथ खाती पीती और सोती थीं, तो वह बच्ची को वापस भेजने में हिचकिचाहट महसूस करने लगी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि बर्निंग टेक्निक ही हुनफैंग के लिए एकमात्र रास्ता था और उसके जीवन की तुलना में चाहे कितनी भी गहरी अनिच्छा हो, उसे हार माननी ही थी। क्या आप निश्चित हैं? याओ याओ ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। जरूर, हालांकि वह छोटी बच्ची उसे पापा कहती है, लेकिन हमारे लिए वह 9वीं श्रेणी की गहन औषधि है। हुनफैंग ने बगल वाले कमरे की ओर देखा। सफेद बालों वाली छोटी बच्ची के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी और खिड़की के पर्दे पर बिल्ली झूला खेल रही दोनों बच्चियों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। याओ याओ, तुम एक बार फिर स्टारफॉल पवेलियन जाओ। उसे बताओ 9वीं श्रेणी की गहन औषधि उसे लौटा दो, साथ ही उपहार सूची में दिए गए सभी संसाधन भी, जैसा पहले था। बदले में बर्निंग टेक्निक ले लो। जब याओ याओ दूसरी बार स्टारफॉल पवेलियन के चौक पर उतरी तो शियाओयान अभी तक सोया नहीं था। वह हॉल के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा था, घुटनों पर भारी तराजू रखे हुए और ठंडी शराब का एक बर्तन पकड़े हुए था। याओ याओ को अंतरिक्ष दरार से बाहर आते देख उसने पलकें भी नहीं झपकाईं, बस ठंडे स्वर में कहा, अभी भी आने की हिम्मत है। इस बार याओ याओ ने उपहारों की सूची नहीं फेंकी, नहीं कोई शर्त रखी। वह शाओयान के पास गई, उसे नीचे देखते हुए बोली। उसकी आवाज़ सपाट थी लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। 9वीं श्रेणी की गहन औषधि मैं तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन क्या हम इसे अदला बदली करेंगे? शराब के बर्तन को पकड़े हुए शाओयान का हाथ अचानक कस गया और बर्तन पर चुपचाप कई बारीक दरारें पड़ गईं। वह पत्थर की सीढ़ियों से उठ खड़ा हुआ और याओ याओ को घूरते हुए कर्कश और अविश्वास भरी आवाज़ में बोला, तुमने क्या कहा? मैंने कहा था वह 9वीं श्रेणी की गहन औषधि, मेरे पति ने मुझे उसे आपको लौटाने के लिए कहा था। याओ याओ ने एक एक शब्द करके कहा, वह सफ़ेद बालों वाली छोटी लड़की जो आपको पिताजी कहती है, जिसे आपने परिष्कृत किया था, मैं उसे आपको लौटा दूंगी। हुन वंश उसे नहीं चाहता।
जलने की तकनीक की प्रति क्या आप उसे दे रहे हैं या नहीं? शाओ यान काफी देर तक चुप रहा। इतनी देर तक कि चौक में केवल बांस के जंगल से गुजरती रात की हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इतनी देर तक कि याओ चेन ने हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में पकड़े शराब के बर्तन को देखा। उस छोटी बच्ची को उसने खुद अपने हाथों से संवारा था। वह प्रकाश के आवरण से बाहर निकली और उसे पिताजी कहकर पुकारा। औषधि वंश के विनाश के बाद याओ याओ ने उसे शून्य में से छीन लिया था। उसे अभी भी याद था कि कैसे वह छोटी बच्ची याओ याओ के कंधे पर लेटी रोती और अपने पिता को पुकारती थी। अब हुनफैंग उसे वापस उसके पास लाना चाहता था। छोटी यांजी, याओ चेन की बूढ़ी आवाज उसके बगल में गूंजी, बहुत धीमी, लेकिन जैसे रुके हुए पानी में पत्थर फेंका गया हो। उस लड़की ने अभी कुछ ही दिन पहले मानव रूप धारण किया है। अगर वह आत्मा लोक में ही रही तो सम्राट लोक में पहुंचने से पहले ही हुनफैंग उसे निगल सकता है। उसे वापस ले आओ, हुनफैंग के लिए नहीं बल्कि उसे निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए। शाओ यान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने की आवाज आए। याओ चेन सही कह रहा था। अगर वह छोटी लड़की आत्मा लोक में ही रही तो देर सवेर वह हुनफैंग के लिए सम्राट लोक पर प्रभाव डालने के लिए। हुनफैंग अभी उस पर हमला इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि समय सही नहीं था। उसे वापस लाना किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए था। ठीक है, मैं तुम्हें बर्निंग टेक्निक दे दूंगा, उसे मुझे लौटा दो। उसने अपनी संग्रहण अंगूठी से पहले से ही प्रतिलिपि की हुई साधना तकनीक की जेड पर्ची निकाली और उसे याओ याओ को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया। याओ याओ ने जेड पर्ची ली और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अंतरिक्षीय दरार में कदम रखने से पहले उसने शियाओयान की ओर मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, 3 दिनों में हुनकियान छोटी बच्ची को स्टारफॉल पवेलियन भेज देगा। हुनवंश अपना वचन निभाता है। इतना कहकर वह दरार में गायब हो गई। शियाओयान चौक में अकेला खड़ा था, पूरी तरह से ठंडी शराब का घड़ा पकड़े हुए, और उसने एक बड़ा घूंट लिया। शराब उसकी ठुड्डी से नीचे बह गई, उसकी छाती पर तलवार के घाव पर से गुजरी जो अभी भी हल्का दर्द कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी अपने पैर हिला रही थी और उसे पापा कह रही थी, और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम उसे हुनफैंग की दवा नहीं बनना पड़ेगा। 3 दिन बाद आत्मालोक के मुख्य द्वार पर जब याओ याओ सफेद बालों वाली छोटी बच्ची का हाथ पकड़े आत्मालोक के द्वार से बाहर निकली तो हुनमुक्सियाओ गलियारे के नीचे दूर से उसे देख रहा था। छोटी बच्ची रोई नहीं, बस उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। कुछ कदम चलने के बाद सफेद बालों वाली छोटी बच्ची अचानक पीछे मुड़ी। उसकी बैंगनी आंखें एक पल के लिए हुनमुक्सियाओ के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर उसने याओ याओ का हाथ छोड़ दिया, वापस भागी और अपनी कलाई पर बंधी 9 रंगों वाली घंटी हुनमुक्सियाओ के हाथ में थमा दी। यही वह चीज थी जिसे उसने प्रकाश के कोकून से बाहर निकलते समय अपने टखने पर पहना था। यही एकमात्र चीज थी जो उसकी अपनी थी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे मिलने वापस आऊंगी। उसकी आवाज तेज थी लेकिन लहजा गंभीर था, बिल्कुल भी बच्चे जैसा नहीं। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना याओ याओ के पास दौड़ गई और स्टारफॉल पवेलियन के टेलीपोर्टेशन पैनल पर कदम रख दिया। हुनमुक्सियाओ ने अपनी हथेली में रखी 9 रंगों वाली घंटी को देखा और उसे धीरे से हिलाया। 9 रंगों वाली घंटी से एक बहुत ही मधुर ध्वनि निकली। अध्याय 78 ज्वाला मंत्र प्रथम उपलब्धि। जब हुनफैंग ने बर्निंग टेक्निक की जेड स्लिप को अपने हाथ में लिया तो वह बिस्तर के सिरहाने पर झुक गया और काफी देर तक चुप रहा। जेड स्लिप की बनावट ठंडी थी और कोने पर एक बहुत बारीक दरार थी। ये निशान जियाओ यान द्वारा तब बना था जब उसने जियामा साम्राज्य में पहली बार एक स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करते समय गलती से इसे टक्कर मार दी थी। समय के साथ दरार चिकनी हो गई थी लेकिन इसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी, मानो जियाओ यान ने जानबूझकर इसे इसलिए रखा हो ताकि उसे याद रहे कि उसने इस रास्ते पर कदम दर कदम कैसे तय किया था। अब ये साधना पद्धति उसके हाथों में थी जबकि जियाओ यान संभवतः उस खोई हुई और फिर मिली हुई सफेद बालों वाली छोटी लड़की को पकड़े हुए थी और उसे स्टारफॉल पवेलियन की चांदनी में पढ़ना सिखा रही थी। तुम क्या सोच रही हो? मेडुसा पलंग के किनारे बैठी थी, उसके हाथ में एक औषधि का कटोरा था और वह चम्मच से धीरे धीरे गहरे काले औषधीय रस को हिला रही थी। उठती हुई भाप में हल्की कड़वी गंध थी। मैं सोच रहा था कि क्या जियाओ यान भी जब उसने पहली बार बर्निंग टेक्निक का अभ्यास किया था तो मेरी तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था और हिलने डुलने में असमर्थ था। हुनफैंग ने जेड स्लिप को अपने माथे से दबाया और बर्निंग टेक्निक की मानसिक साधना पद्धति का पहला भाग धीरे धीरे उसकी चेतना के सागर में प्रवाहित होने लगा। अग्नि को भोजन के रूप में ग्रहण करना, ये नौर्यान का सामंजस्य स्थापित करना और 10,000 अग्नियों को संप्रदाय में वापस लाना, इन 12 छोटे अक्षरों में इस साधना पद्धति का मूल सार समाहित था। मेडुसा ने औषधि का कटोरा उसके होठों तक पहुंचाया। उसकी आवाज सपाट और दृढ़ थी। जब उसने अपनी पहली दिव्य ज्वाला को परिष्कृत किया था तब उसकी साधना का स्तर क्या था और अब तुम्हारा क्या है? ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम वह नहीं कर सकते जो वह कर सकता था। आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। हुनफैंग द्वारा दवा खत्म करने के बाद कड़वाहट उसकी जीभ की नोक से लेकर गले तक फैल गई और उसने भौहें चढ़ाते हुए चाची याओ द्वारा दिए गए मीठे फल को अपने मुंह में ठूंस लिया। यह आप पर विश्वास की बात नहीं है। बात यह है कि बर्निंग टेक्निक पहले से ही आपके हाथों में है और आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेडुसा खड़ी हुई और खिड़की की ओर चली गई। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका ठंडा और मनमोहक चेहरा और भी अधिक उदासीन लग रहा था। बर्निंग टेक्निक में प्रवेश करना हुनफैंग की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। यह कोई साधारण साधना पद्धति नहीं थी। इसमें कोई निश्चित नाड़ी मार्ग नहीं थे, डोची को प्रसारित करने का कोई मानकीकृत तरीका नहीं था और इसका मूल तर्क पूरी तरह से स्वयं स्वर्गीय ज्वालाओं की विशेषताओं पर आधारित था। प्रत्येक दिव्य ज्वाला के अपने गुण और स्वभाव होते हैं और दहन तकनीक को उन्हें बलपूर्वक दबाने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उनके स्वभाव के अनुसार एक एक करके उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है जिससे वे डांटियन में अपना अपना स्थान पा सकें। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला को डांटियन के केंद्र में रखा जाना था। ये हुनफैंग के पास मौजूद सर्वोच्च श्रेणी की स्वर्गीय ज्वाला थी और 7 स्वर्गीय ज्वालाओं में से एकमात्र ऐसी ज्वाला थी जिसमें पूर्ण बुद्धि थी जो इसे केंद्र में रखने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती थी। सीहॉट फ्लेम को डांटियन के उत्तरी भाग में स्थापित करना आवश्यक था। इसके गुण शीत थे जो प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम की झुलसा देने वाली गर्मी के साथ जल और अग्नि की पारस्परिक सहायता की स्थिति बनाते थे, जिसके लिए बर्निंग टेक्निक की मानसिक साधना पद्धति की आवश्यकता होती थी ताकि दोनों ऊर्जाओं के बीच संतुलन का एक पुल बनाया जा सके। 8 विनाश की ज्वाला को डांटियन के दक्षिणी भाग में रखा गया था। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे ईश्वर श्रेणी के रक्तवंश की मूल शक्ति में लपेटना पड़ा, जिससे इसकी शक्ति एक साथ विस्फोट होने के बजाय धीरे धीरे मुक्त हो सके। 9 अधोलोकन ज्वाला और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला को क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशाओं में रखा गया था। एक उग्र और चीरने वाली थी, दूसरी भारी और स्थिर जो एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए पर्याप्त थी।
शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला को डांटियन के सबसे गहरे हिस्से में रखा गया था। ये हुनत्यांदी द्वारा प्रदत्त एक स्रोत ज्वाला थी और स्वयं पूर्ण बुद्धि से युक्त नहीं थी, लेकिन इसकी भक्षण क्षमता अत्यंत प्रबल थी, जिसका उपयोग स्वर्गीय ज्वालाओं की बची हुई तरंगों को भक्षण करने के लिए किया जा सकता था। इस रूपरेखा को तैयार करने में पूरे 3 दिन और 3 रातें लग गईं। याओ याओ और मेडुसा बारी बारी से दरवाजे के बाहर पहरा देती थी और हुनमुक्सियाओ हर शाम दरवाजे की दरार पर लेटकर अंदर झांकती थी और चाची याओ याओ से फुसफुसाकर पूछती थी कि पापा कब बाहर आएंगे। याओ याओ उसे गोद में उठा लेती और चूमती हुई कहती कि पापा अभ्यास कर रहे हैं और जब वह अभ्यास खत्म कर लेंगे तो उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। चौथे दिन की शाम को हुनमुक्सियाओ फिर से आया। इस बार वह दरवाजे की दरार पर नहीं लेटी, बल्कि अपनी आस्तीन से 9 रंगों वाली घंटी निकाली और धीरे से दरवाजे पर बजाए। घंटी की कुरकुरी आवाज दरवाजे के पैनल से होकर साधना कक्ष में सुनाई दी और हुनफेंग अपनी गहरी ध्यान मुद्रा में अपने होठों के कोनों को थोड़ा सा मोड़ लिया। वह जानता था कि वह घंटी किसने दी थी और वह ये भी जानता था कि हुनमुक्सियाओ इस समय उसे क्यों बजाना चाहती थी। दोनों छोटी लड़कियां कुछ ही दिनों से साथ थीं, फिर भी वे एक दूसरे की परवाह करना सीख चुकी थीं। 7वें दिन की रात को असली खतरा सामने आया। हुनफेंग ने बनिंग टेक्निक की मानसिक साधना पद्धति का अनुसरण करते हुए शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला को डेंटियन के केंद्र में स्थापित किया और यह प्रक्रिया बहुत सहज रही। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला उसकी जीवनबद्ध स्वर्गीय ज्वाला थी और ये लंबे समय से उसके नियंत्रण में थी। लेकिन जब सी हॉट फ्लेम भी धीरे धीरे डेंटियन के उत्तरी भाग की ओर बढ़ने लगी तो प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम अचानक हिंसक रूप से भड़क उठी। डेंटियन के केंद्र से झपट्टा मारकर सीधे चलती हुई सी हॉट फ्लेम से टकरा गई। जल और अग्नि की 2 असंगत ऊर्जाएं डांटियन के केंद्र में एक जोरदार टक्कर के साथ टकराईं और हुनफेंग का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी छाती पर ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया, जो साधना कक्ष की पत्थर की दीवार पर छिटक गया, जिससे एक सरसराहट भरी जलने की आवाज हुई। दरवाजे के बाहर पहरा दे रही याओ याओ ने शोर सुना और अचानक उठ खड़ी हुई। अंदर जाने ही वाली थी कि मेडुसा ने उसकी बांह पकड़ ली। याओ याओ ने मुड़कर उसे घूर कर देखा तो पाया कि मेडुसा भी कांप रही थी। अपनी कलाई को कसकर पकड़े हुए उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे, उसके होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए थे और उसकी बैंगनी आंखें किसी भी शब्द से कहीं अधिक प्रत्यक्ष भय से भरी हुई थीं। लेकिन उसने जो शब्द कहे वे वही पुरानी बात थी। उसने खुद कहा है, जब तक वह हमें नहीं बुलाता कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन उसने खून थूका। याओ याओ की आवाज कांप रही थी। उसने अभी तक हमें फोन नहीं किया है, मेडुसा ने दोहराया। उसकी आवाज पहले से धीमी थी, मानो वह याओ याओ को मना रही हो और मानो वह खुद को भी मना रही हो। हुनफेंग ने दरवाजे के बाहर हो रहे झगड़े की आवाज सुनी। उसका ध्यान भटकना नामुमकिन था। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला के बीच संघर्ष तीव्र होता जा रहा था। गहरे नीले और गुलाबी रंग की ज्वालाएं दांतियन में एक दूसरे को चीर रही थी। अष्टविनाश विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक ज्वालाएं भी हलचल मचाने लगी थी और यहाँ तक कि कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला भी धीरे धीरे फैल रही थी। वह जानता था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो सभी स्वर्गीय ज्वालाएं एक ही समय में बेकाबू हो जाएंगी और भले ही हुनत्यांदी ने दोबारा कार्रवाई की हो, वह दूसरी बार इसे दबाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक उस नाजुक मोड़ पर जब 7 दिव्य ज्वालाएं एक ही समय में नियंत्रण खोने वाली थीं, तभी उसे अचानक शियाओयान की याद आई। जब शियाओयान के पास एक ही समय में हरित कमल की मूल ज्वाला और पतित हृदय ज्वाला दोनों थी, तब उसे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जहां पानी और आग असंगत थे। उन्होंने इसका समाधान कैसे किया? दमन से नहीं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करके। 2 परस्पर विरोधी दिव्य ज्वालाओं को संघर्ष में सह अस्तित्व के लिए एक संतुलन बिंदु खोजने दे, ठीक उसी तरह जैसे 2 अडिग नदियां संगम पर एक भंवर बनाती हैं और भंवर का केंद्र वास्तव में सबसे शांत जल होता है। हुनफेंग ने दोनों स्वर्गीय ज्वालाओं को बलपूर्वक अलग करने का प्रयास छोड़ दिया और इसके बजाय बनिंग टेक्निक की मानसिक साधना पद्धति का उपयोग करके उनके बीच एक ऊर्जा पुल का निर्माण किया। एक बाधा नहीं, बल्कि एक चैनल। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला को सीधे चैनल में टकराने दें और फिर टकराव के केंद्र में उस एकल संतुलन बिंदु को खोजें। ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। हर टक्कर से डांटियन बुरी तरह कांप उठता था और नाड़ी की नसें बार बार फटने और ठीक होने के बीच झूलती रहती थीं। लेकिन उसने दांत पीसकर हिम्मत नहीं हारी और डटा रहा। जब 8वें दिन की सुबह की रोशनी खिड़की की जाली के दरारों से छनकर अंदर आई तो शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला ने अंततः एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया और उन्होंने डांटियन में से अस्तित्व का एक सूक्ष्म तरीका खोज लिया। गहरा नीला और गुलाबी रंग आपस में गुथे हुए एक भव्य और स्थिर 2 रंगों के अग्निसागर में बदल गए। पहली सफलता के साथ शेष स्वर्गीय ज्वालाओं के सामंजस्य के लिए एक खाका तैयार हो गया। उसने 8 विनाश ज्वाला को डेंटियन के दक्षिणी भाग में स्थापित किया और उसकी विनाशकारी शक्ति को ईश्वर श्रेणी के रक्तवंश के उद्गम से परतों में लपेटकर धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होने दी। उसने 9 अधोमार्ग ज्वाला और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला को क्रमशः बाईं और दाईं ओर स्थापित किया, जिससे वायु ज्वाला की प्रचंड शक्ति और पृथ्वी ज्वाला की भारी शक्ति के बीच एक प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो सके। शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला को डेंटियन के सबसे गहरे भाग में स्थापित किया गया, जिसका उपयोग स्वर्गीय ज्वालाओं की बची हुई तरंगों को भस्म करने के लिए किया जाता था। 7 दिव्य ज्वालाओं ने डांटियन में अपनी अपनी जगह पाली। वे अब एक दूसरे पर हमला नहीं करती थीं, बल्कि एक अत्यंत नाजुक संतुलन बनाती थीं। जलने की तकनीक से बुना गया ये जाल बहुत पतला था, लेकिन यह वास्तव में मौजूद था। 12वें दिन की सुबह हुनफेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। 7 दिव्य ज्वालाओं की आभा उसके शरीर से हल्की हल्की रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो उसके चारों ओर एक बहुत ही धुंधले 7 रंगों वाले प्रभामंडल में विलीन हो रही थी, जो अब पहले की तरह हिंसक और अराजक अवस्था में नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से प्रसारित हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि डांटियन में मौजूद जाल अभी भी बहुत नाजुक था और अगर उसने बहुत ज्यादा बल लगाया तो वह टूट जाएगा, लेकिन वह वास्तव में मौजूद था। जलाने की तकनीक, प्रारंभिक स्तर। उसने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर इतने नरम थे मानो वह रुई पर चल रहा हो, लेकिन उसके होठों के कोनों पर एक आपदा से बच निकलने की मुस्कान झलक रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो मेडुसा दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर ऊँघ रही थी और हलचल की आवाज सुनकर उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। याओ याओ गलियारे में बैठकर अपनी हड्डी की चाबुक पर तेल लगा रही थी और जब उसने उसे बाहर आते देखा तो वह झट से खड़ी हो गई। हुनमुक्सियाओ ने याओ याओ के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी बाहों में उस 9 रंग की घंटी को पकड़े हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए उसे देख रही थी, मानो ये पुष्टि कर रही हो कि खून और गंदगी से लथपथ यह आदमी अभी भी उसका पिता है या नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेडुसा की आवाज अभी भी उसी ठंडे लहजे में थी, लेकिन हुनफेंग ने उसकी बैंगनी आंखों में कुछ खामोश पिघलता हुआ देखा। भूख लगी है, हुनफेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। याओ याओ ने हड्डी का कोड़ा गिरा दिया और रसोई की ओर दौड़ पड़ी और बहुत पहले पकाए गए और अनगिनत बार दोबारा गर्म किए गए मांस के सूप का बर्तन लेकर वापस लौटी। हुनमुक्सियाओ ने खुद एक कटोरा भरकर उसे दिया। उसका छोटा सा चेहरा चिंता और श्रेय पाने की अनछुई इच्छा से भरा हुआ था। पापा जल्दी पी लीजिए, चाची याओ याओ और मैंने इसे साथ मिलकर पकाया है।
हुनफैंग ने कटोरा उठाया और एक बड़ा घूंट पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। यह इतना गर्म था कि उसने मुंह बनाया, लेकिन वह इसे थूक नहीं सका और बुदबुदाते हुए कहा कि यह स्वादिष्ट है। याओ याओ ने गलियारे में जमीन पर जो हड्डी का कोड़ा फेंका था उस पर अभी भी तेल के धब्बे थे और गहरे रंग के लॉरेल के पत्ते उस पर गिरे हुए थे जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। मेडुसा दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर इस दृश्य को देख रही थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रकोप से पीड़ित होने के बाद ये पहली बार था जब हुनफैंग वास्तव में आराम महसूस कर रही थी। वह चुपचाप मुड़ी और अंदर के कमरे में चली गई और जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद जहर की बोतल थी जिसमें एक उपचार करने वाला मरहम था जिसे उसने अपने स्वयं के 9 रंगों वाले आकाश को निगलने वाले अजगर के जीवन सार रक्त को परिचय के रूप में उपयोग करके नाग जनजाति के पैतृक नुस्खे के साथ मिलाकर तैयार किया था। उसने जहर की बोतल हुनफैंग की हथेली में रख दी। उसकी आवाज सपाट थी, मानो वह उसे कोई मामूली सी चीज सौंप रही हो। इसे दिन में एक बार लगाओ, नसों में लगे घावों को धीरे धीरे ठीक होने में समय लगता है। अगला कदम उठाने से पहले घावों के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करो। हुनफैंग ने अपनी हथेली में रखी सफेद जहर की बोतल पर नजर डाली जिसमें अभी भी उसके शरीर का तापमान मौजूद था। बोतल पर सांप की खाल का एक बहुत ही बारीक पैटर्न उकेरा गया था जो उसी की कारीगरी थी। उसने धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि उसका हाथ अपनी ओर खींचकर अपनी हथेली में धीरे से दबाया। उसका हाथ बहुत ठंडा था और उसकी उंगलियों के सिरों पर अभी भी उस दिन के बारीक निशान मौजूद थे जब उसने उसे स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रकोप को साझा करने में मदद की थी। जलाने की तकनीक तो बस शुरुआती स्तर है। याओ याओ गलियारे के खंभे से टिक गई। उसकी गुलाबी आंखों में फिर से वही शरारती भाव लौट आया। 7 दिव्य ज्वालाएं अभी आपस में नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत और संयोजित करने में बहुत समय लगेगा, है ना? इसे मजबूत करने के लिए कम से कम औपचारिक एकांत साधना की आवश्यकता होगी। हुनफैंग ने सावधानीपूर्वक जहर की बोतल को अपनी आस्तीन में रखा और कुछ देर सोचा, लेकिन उससे पहले एक और बात की पुष्टि करनी होगी। शियाओयान की तरफ से क्या हलचल है? हुनकियान ने अभी अभी खबर भेजी है। याओ याओ ने अपनी आस्तीन से संचार की पर्ची निकाली। शाओयान उस छोटी लड़की को वापस ले जाने के बाद से स्टारफॉल पवेलियन में रह रहा है। ऐसा लगता है कि वह छठे सितारा स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा वह थोड़ी देर रुकी। उसकी गुलाबी आंखों में एक सूक्ष्म चमक दिखाई दी। गुयुआन अचानक आत्मालोक में आया और विशेष रूप से आपसे मिलने आया था। हुनकियान ने बताया कि वह आधे घंटे से मुख्य हॉल में इंतजार कर रहा है और उसका चेहरा असामान्य लग रहा है। गुयुआन, गु कबीले का ये नेता शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से आता था। पिछली बार वह शुन एयर के लिए और सगाई को नवीनीकृत करने के लिए आया था, तो इस बार वह यहाँ क्यों आया था? हुनफैंग ने सूप का कटोरा पत्थर की मेज पर रखा, अपने वस्त्र ठीक किए और खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसके शरीर पर दवाइयों और खून के धब्बों की गंध फैली हुई है और गु कबीले के नेता से मिलने जाना वास्तव में उचित नहीं था, लेकिन जिस बात के लिए गुयुआन को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता था उसके लिए कपड़े बदलने का इंतजार करना उचित नहीं था। आत्मालोक का मुख्य कक्ष। गुयुआन अभी अपने साधारण भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर हॉल में खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हुनतियांडी मुख्य सीट पर बैठी धीरे धीरे चाय की चुस्की ले रही थी। वॉर्ड स्वैलोइंग फ्लेम बिना कुछ कहे कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर बैठी थी और हुनकिंगर कोने में झुककर एक छोटे से बर्फ के क्रिस्टल से खेल रही थी। जब हुनफैंग मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो गुयुआन की निगाहें एक पल के लिए उस पर ठहर गईं। हजारों वर्षों के बदलाव देख चुकी उन भूरी आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी झलक दिखाई दी और फिर वह अपनी सामान्य शांति में लौट आया। भतीजे, क्या तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं? माफ कीजिए ससुर जी, आपकी चिंता के लिए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। हुनफैंग ने लापरवाही से अपने हाथ जोड़े। गुयुआन ने उसकी छाती के कॉलर पर बचे हुए खून के कुछ धब्बे देखे, साथ ही उसके शरीर से आ रही तेज औषधीय गंध को भी महसूस किया। ये 9वीं श्रेणी की आत्मा उत्पत्ति गोली की अनूठी आभा थी जो विभिन्न स्वर्गीय ज्वालाओं से झुलसे हुए निशानों की गंध के साथ मिश्रित थी। गुयुआन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी आस्तीन से एक प्राचीन जहर की पर्ची निकाली और उसे मेज पर रख दिया। जहर की पट्टी पूरी तरह से हल्के सुनहरे रंग की थी, जिस पर भूवंश का प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था और किनारे पर कई बारीक दरारें थीं जो स्पष्ट रूप से बहुत पहले की थीं। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं इसके लिए आया हूँ। गुयुआन ने जहर पर्ची को हुनफैंग की ओर बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज पुरानी और स्थिर थी। भूवंश के धर्मरथ मंडप के सबसे भीतरी हिस्से में एक प्राचीन डोडी द्वारा छोड़े गए नोट्स का एक अवशेष स्क्रॉल है जिसे 1000 वर्षों से कोई भी समझ नहीं पाया है। कुछ दिनों पहले तक एल्डर गुजून ने इसे दोबारा पढ़ा और पाया कि इसमें कुछ अंश मुख्य हॉल में आपके द्वारा उल्लिखित सम्राट क्षेत्र सिद्धांत से बेहद मिलते जुलते थे। उन नोट्स में कई महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया गया था। महान हजार दुनिया वास्तव में मौजूद है, लेकिन सम्राट क्षेत्र अंत नहीं है। प्राचीन डोडी ने फाइटिंग क्यूई महाद्वीप छोड़ते समय भविष्यवाणी की थी कि हर 10,000 वर्षों में समतल अवरोध ढीला हो जाएगा और उस समय यदि एक सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ समतल अवरोध के सबसे कमजोर हिस्से पर प्रहार करता है तो इसे स्थायी रूप से फाड़ा जा सकता है, जिससे महान हजार दुनिया की स्रोत क्यूई का प्रवेश हो सकता है। और अगले 10,000 साल इसी सदी के भीतर हैं। 79 अध्याय 79 सम्राट साम्राज्य का काल। मुख्य हॉल में गुयुआन की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई और कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। हुनतियांडी का चाय का प्याला पकड़े हाथ हवा में ही रुक गया। वॉर्ड स्वैलोइंग फ्लेम, जो एक तरफ झुकी हुई थी, थोड़ी सीधी होकर बैठ गई। यहाँ तक कि कोने में बर्फ के क्रिस्टल से खेल रही हुनकिंगर भी रुक गई। साधारण प्राचीन जैड पत्थर की पट्टी मेज पर शांति से पड़ी थी। उसकी सुनहरी चमक धीरे धीरे दरारों से भर रही थी, मानो वह सांस ले रही हो। हुनफैंग ने हाथ बढ़ाकर जैड की पर्ची उठा ली। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, एक अत्यंत प्राचीन आभा उसकी चेतना में उसकी नसों के साथ साथ प्रवाहित होने लगी। यह न तो डोची थी, न ही आत्मा की शक्ति, बल्कि एक अधिक आदिम शक्ति का अवशेष था जो उस शुद्ध कमल दानव संत की आत्मा के अवशेष के समान था जिसे उसने दानव ज्वाला क्षेत्र में महसूस किया था। फिर भी यह अधिक शुद्ध और विशाल था। जैड की पर्ची के अंदर की सामग्री बहुत कम थी, जिसमें केवल कुछ प्राचीन पंक्तियां थीं जो जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखी गई थी, मानो यह हड़बड़ी में छोड़ा गया अंतिम वसीयतनामा हो। उसने धीरे से जैड की पर्ची को वापस मेज पर रख दिया। कुछ क्षणों के लिए अपनी उंगली से उसकी सतह पर बनी सबसे गहरी दरार को छुआ और फिर मौन के बाद बोला। उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी हर शब्द स्पष्ट था। ससुर जी, सच कहूं तो मैंने उस समय मुख्य हॉल में जो शब्द कहे थे तुझे प्राचीन सम्राट के नोट्स के अंशों के बारे में, धर्मरथ मंडप में मौजूद अभिलेखों के बारे में, वे वास्तव में मेरे द्वारा गढ़े गए थे। हजारों लोगों का अस्तित्व, ऊर्जा स्रोत का क्षय, समतल अवरोधों के शिथिल होने का 10,000 साल का चक्र, इनमें से कोई भी बात प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती। ये सब मैंने प्राचीन काल के अवशेषों से अनुमान लगाकर पता लगाए हैं। अब इन डोडी के लेखों के प्रमाण स्वरूप कम से कम ये सिद्ध हो जाता है कि मेरे अनुमान गलत नहीं थे। सम्राट लोक तक पहुंचने का मार्ग संभव है। गुयुआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुनफैंग इतनी बेबाकी से अपना धोखा स्वीकार करेगा, और न ही उन्हें यह उम्मीद थी कि इस युवक की आंखों में उमड़ता उत्साह प्राचीन भविष्यवाणी की पुष्टि से भी कहीं अधिक तीव्र होगा। हुनत्यानडी ने चाय का प्याला नीचे रखा, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसमें दोष का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अपेक्षित एहसास था। वह शुरू से ही जानता था कि लड़के ने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है, और इतनी सटीक रूप से कि यहाँ तक कि वह और वर्ड स्वेलोइंग फ्लेम भी लगभग इस पर विश्वास करने वाले थे। शून्य निगलने वाली ज्वाला ने गुयुआन से जेड पर्ची ले ली। उसकी काली ज्वाला से जलती आंखें धीरे धीरे प्राचीन पाठ को पढ़ रही थीं। कुछ क्षण बाद उसकी गहरी आवाज हॉल में गूंजी, धीमी और शक्तिशाली, मानो लपटें हड्डियों को झुलसा रही हों। इन ग्रंथों का युग मेरे जन्म से भी पहले का है। मैं इन्हें लिखने वाले दो से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनकी आभा को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत शुद्ध है, बाद की पीढ़ियों में पाए जाने वाले मिश्रित मूल से रहित है। उन्होंने समतल अवरोधों के 10,000 साल के चक्र के बारे में जो कहा वह सत्य है। गुयुआन ने हुनफैंग का फिर से निरीक्षण किया। वह युवक अब भी खून से सने काले वस्त्र पहने हुए था, और उसकी छाती पर अभी भी खून के ताजे धब्बे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आभा कमजोर थी, और यद्यपि उसके भीतर की दिव्य ज्वालाओं का उतार चढ़ाव कुछ हद तक स्थिर हो गया था, फिर भी वे अस्थिर थे। स्पष्ट रूप से वह अभी जीवन और मृत्यु के बीच से वापस आया था। लेकिन जब उन्होंने सम्राट क्षेत्र के मार्ग, समतल बाधाओं और महान हजार लोगों के बारे में बात की, तो उनकी आंखों की चमक पहले से बिल्कुल अलग थी। ये लालच या महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि शिकार की गंध महसूस करने वाले शिकारी की सबसे आदिम प्रवृत्ति थी। भतीजे, ये नोट्स प्राचीन 8 कुलों के पूर्वजों की विरासत हैं, और ये सम्राट लोक के बारे में हमारे कुल की संपूर्ण समझ को दर्शाते हैं। मैं इन्हें आज यहाँ इसलिए नहीं लाया हूँ कि सम्राट लोक तक पहुँचने के तुम्हारे मार्ग को सही साबित करूँ, बल्कि इसलिए लाया हूँ क्योंकि समय आ गया है। वरिष्ठ परिषद द्वारा आपकी योजना का समर्थन करने के बाद प्राचीन 8 कुलों का पुनर्गठन हुआ है। गुदाओ और एल्डर गुकियान के गुटों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन एक आम सहमति बन गई है। चाहे आप सफल हो या असफल, प्राचीन 8 कुलों को समतल अवरोधों के शिथिल होने के इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे इस मामले पर चर्चा करने आया हूँ। हुनफैंग ने जेड स्लिप को वापस मेज पर रख दिया और गुयुआन के लिए एक कप चाय डाली, और पहले से भी अधिक ईमानदारी से सम्मान का भाव दिखाते हुए उसे उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कृपया बोलिए ससुर जी। प्राचीन 8 कुलों में से आत्मा कुल और पत्थर कुल को हुन कुल ने नष्ट कर दिया है। औषधि कुल को तुमने नष्ट कर दिया। यान कुल और लेई कुल अपने अपने मामलों में व्यस्त हैं, और स्वर्गीय दानव फीनिक्स कुल हमेशा से हुन कुल के साथ संघर्ष में रहा है। अब हुन कुल और प्राचीन 8 कुलों के अलावा महाद्वीप पर बची हुई एकमात्र शीर्ष स्तरीय शक्तियां शून्य प्राचीन ड्रैगन और कुछ एकांतप्रिय पुराने राक्षस हैं। तुम हुन कबीले के युवा मुखिया हो और प्राचीन 8 कुलों के दामाद भी हो। एक तुम्हारी वैद मंगेतर है, और वह कुछ समय से आत्मा लोक में रह रही है। मैं तुमसे वादा चाहता हूं कि जब तुम सम्राट लोक की ओर अग्रसर होगे तो प्राचीन 8 कुल तुम्हारे साथ होंगे। हुन कबीले के पीछे पीछे लूट का हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सम्राट लोक तक पहुंचने के लिए प्राचीन 8 कुलों की वंश परंपरा आवश्यक है, और हमारे कुल का भविष्य भी तुम्हारे सम्राट पद पर निर्भर है। ये पत्र प्राचीन 8 कुलों की सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। गुयुआन के शब्दों का गहरा महत्व था। हुनफैंग समझ गया, और स्वाभाविक रूप से हुनत्यानडी भी समझ गया। प्राचीन 8 कुलों के मुखिया स्वयं प्राचीन 2 ग्रंथों के साथ आए थे, न केवल सम्राट बनने के अपने मार्ग को प्रमाणित करने के लिए, बल्कि सम्राट बनने की आधिकारिक लड़ाई शुरू होने से पहले प्राचीन 8 कुलों को सही स्थिति में लाने के लिए भी। प्राचीन 8 कुल सम्राट पद के लिए हुनकुल से नहीं लड़ेंगे, बल्कि वे इस प्रक्रिया में बराबरी के साथ भाग लेंगे। मैं आपकी बात समझ गया ससुर जी। आत्मा लोक में है, और उसका वंश सम्राट लोक तक पहुंचने के मेरे मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक बार जब मेरी प्रज्वलन तकनीक पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएगी और सातों दिव्य ज्वालाएं पुनर्तः संतुलित हो जाएंगी, जिस दिन मैं आधिकारिक तौर पर सम्राट लोक की ओर अग्रसर होऊंगा, निश्चित रूप से मेरे साथ चलेगी। उन्होंने अपनी चाय का प्याला उठाया और गुयुआन को अभिवादन करते हुए कहा, इस क्षण से प्राचीन 8 कुल और हुन कुल एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। सम्राट बनने के मार्ग पर प्रथम या अंतिम का कोई भेद नहीं होगा। गुयुआन के चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो गईं और उसने भी चाय का प्याला उठा लिया। हॉल का माहौल शांत हो गया। हुनत्यानडी ने अपनी आलसी मुद्रा फिर से अपना ली। शून्य ज्वाला उसकी उंगलियों पर काली ज्वालाओं से खेलती रही, और हुनकिंगर ने छोटे बर्फ के क्रिस्टल कमल को फिर से घुमाना शुरू कर दिया। गुयुआन के जाने के बाद जब हुनफैंग अकेले पूर्वी आंगन में लौटा, तब तक काफी रात हो चुकी थी। मेडुसा एक सोफे पर टेक लगाकर बैठी थी और नाग जनजाति द्वारा भेजे गए जनजातीय मामलों से संबंधित पत्र के पन्ने पलट रही थी। याओ याओ पलंग के किनारे पालथी मारकर बैठी थी और अपनी हड्डी की चाबुक पर लगी नई खोपड़ियों को एक महीन कपड़े से पोंछ रही थी। हुनमुक्सियाओ पहले ही सो चुका था और बगल का कमरा शांत था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके कदम बहुत हल्के थे, लेकिन याओ याओ ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी गुलाबी आंखों ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसने हड्डी का कोड़ा नीचे रखा और उसकी बाहरी पोशाक खोलने के लिए आगे बढ़ी। पोशाक पर खून के धब्बे सूखकर गहरे हो चुके थे, और जब उसकी उंगलियों ने उसे छुआ तो कपड़ा सख्त महसूस हुआ। गुयुआन क्या चाहता था? क्या एर के साथ कुछ गलत हुआ था? ये एर के बारे में नहीं है। हुनफैंग सोफे के किनारे पर बैठ गया, मेडुसा द्वारा दिए गए गर्म पानी का एक बड़ा घूंट लिया और गुयुआन द्वारा लाई गई खबर को संक्षेप में बताया। ये सुनकर याओ याओ के हाथ में मौजूद हड्डी का कोड़ा लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह तो दुनिया देख चुकी थी। हुनफैंग के साथ दानव ज्वाला लोक से लेकर औषधि लोक तक का सफर तय कर चुकी थी। उसने क्या नहीं देखा था? लेकिन 2 की बातें, समतल अवरोधों का ढीला होना, 100 वर्षों के भीतर सम्राट बनना, ये सारी बातें सुनकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। रुको रुको, तुम्हारा मतलब है अगर 100 वर्षों के भीतर कोई अवरोध नहीं तोड़ता तो हमें और 10,000 साल इंतजार करना पड़ेगा? सही, तो तुम्हें सम्राट बनना ही होगा। याओ याओ की आवाज अचानक बेहद गंभीर हो गई। उसकी कोमल आंखों की सारी चंचलता पल भर में गायब हो गई। उसने हुनफैंग की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मानो उसे डर हो कि वह अचानक गायब हो जाएगा। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें सम्राट बनना ही होगा। ये 10,000 साल में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर तुमने इसे गंवा दिया तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ सम्राट बनने के शिखर पर पहुंचने के लिए अगले जन्म तक इंतजार नहीं करना चाहती। वह सही कह रही है। मेडुसा ने पत्र बंद किया। उसकी बैंगनी आंखें शांति से हुनफैंग को देख रही थी। सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने का तुम्हारा मार्ग लोक की सीमाओं को तोड़ना था। अब जब प्राचीन 8 कुलों के पूर्वजों की भविष्यवाणी इसका समर्थन कर रही है, तो तुम्हारा हर कदम और अधिक अनुयायियों को आकर्षित करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने घावों को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तुम्हारी बर्निंग तकनीक अभी दहलीज पर पहुंची है, और 7 दिव्य ज्वालाओं का संतुलन अभी भी नाजुक है। तुम्हें कुछ समय के लिए एकांत में जाकर इसे स्थिर करना होगा। मैंने फैसला कर लिया है।
हुनफैंग ने चाय का प्याला छोटी मेज पर रखा, मेडुसा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर याओ याओ का हाथ पकड़कर दोनों हाथों को अपनी हथेली में रखते हुए कहा, एक बार जब बर्निंग टेक्निक पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी और सातों दिव्य ज्वालाएं पूरी तरह से संतुलित हो जाएंगी तो मैं आधिकारिक तौर पर सम्राट क्षेत्र की ओर अपना अभियान शुरू कर दूंगा। उससे पहले मुझे महाद्वीप पर मौजूद उन सभी शक्तियों को एकीकृत करना होगा जिन्हें एकीकृत किया जा सकता है। प्राचीन आठ कुल पहले ही सहमत हो चुके हैं। शून्य प्राचीन ड्रैगन पक्ष से जियान के साथ संबंध के माध्यम से बातचीत की जा सकती है। नाग जनजाति काइलिन की मात्र जनजाति है और हुनकुल मेरी नींव है। जब तक इन शक्तियों को एक ही रस्सी में बांध दिया जाता है तब तक भले ही जियाओयान शेष सभी प्राचीन जनजातियों को अपने पक्ष में खींच ले, वह सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के मेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगा। मेडुसा ने उसकी आंखों में देखा जो उसके अधूरे घावों के कारण थोड़ी थकी हुई थी लेकिन फिर भी उनमें चमक थी। वह कुछ पल चुप रही और धीरे से बोली, पहले अपने घावों को ठीक करो। जब तुम खड़े हो जाओगे तब हम बाकी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। उसका लहजा अभी भी शांत था लेकिन हुनफैंग ने गौर किया कि उसने उसकी हथेली को पहले से कुछ ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। 3 दिन बाद मेडुसा के मरहम और याओलिंग के दैनिक आत्मशुद्धि के कारण हुनफैंग की नसों में आई चोट 70% तक ठीक हो गई थी। बर्निंग टेक्निक की 7 दिव्य ज्वालाओं का संतुलन भी इन कुछ दिनों में धीरे धीरे स्थिर हो गया था और उसके दांतियान में बना जाल जो पहले नाजुक था अब काफी मोटा हो गया था। उस शाम हुनफैंग किसी तरह बिस्तर से उठकर पूर्वी आंगन के गलियारे में एक बाहरी चौका ओढ़कर बैठ गया। हुनमुक्सिया उसकी गोद में लेटी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से आंगन में चल रही ताज़ा खबरों के बारे में बड़बड़ा रही थी। वह बता रही थी कि कैसे चाची याओयाओ का कल बहन काइलिन से शहद के केक के एक टुकड़े को लेकर झगड़ा हुआ था और अंत में मां की एक नज़र से ही वह शांत हो गई। हुनफैंग मुस्कुराए और अपना सिर सहलाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने गुशुन एर को आंगन की तरफ से 2 कप ताज़ी बनी चाय लेकर आते हुए देखा। आज उसने हल्के नीले रंग की आरामदायक ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल एक ही जेड हेयर पिन से ढीले ढंग से बंधे हुए थे जिससे वह पहले से ज्यादा सहज लग रही थी। वह हुनफैंग के सामने पत्थर के स्टूल पर बैठ गई और चाय का एक प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन दूर नहीं थी। क्या तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं? सिर्फ बैठकर चाय पीना भी बुरा नहीं है। हुनफैंग ने चाय उठाई और एक घूंट पिया। चाय का तापमान बिल्कुल सही था और चाय की पत्तियां भी बिल्कुल सही मात्रा में थीं। पिछले कुछ दिनों से तुम यहाँ आकर क्यों नहीं बैठे? मुझे डर था कि कहीं आपकी सेहत में खलल न पड़ जाए। गुशुन एर ने अपनी नजरें झुकाकर हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद अचानक बोली, पिताजी ने जाने से पहले मुझसे कुछ बातें कहीं। उन्होंने बताया कि प्राचीन 8 कुलों के पूर्वजों के ग्रंथों में लिखा है कि हर 10,000 साल में लोक अवरोध बदलते हैं और यह युग संयोगवश उसी 10,000 साल के चक्र से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में आपने ही सबसे अधिक संभावना दिखाई है कि आप सम्राट बनने की ओर अग्रसर होंगी। उसने अपनी उन आंखों को ऊपर उठाया जो किसी प्राचीन कुएं की तरह निर्मल थी और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या आप जानते हैं, मैंने उसे भाई शियाओयान के अलावा किसी और की इस तरह प्रशंसा करते हुए पहले कभी नहीं सुना। चाय का प्याला पकड़े हुनफैंग का हाथ रुक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि गुशुन एर ने अचानक शियाओयान का जिक्र क्यों किया था। वह तुलना नहीं कर रही थी, वह विदाई दे रही थी। जुन एर, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? गुशुन एर कुछ देर चुप रही, फिर उसने चाय का प्याला धीरे से पत्थर की मेज पर रखा, अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में कोई टालमटोल या झिझक नहीं थी, बस एक तरह का संयम था जो समय के साथ कम होता चला गया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ सम्राट क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूँ। प्राचीन 8 कुलों के लिए नहीं, अपने पिता के निर्देशों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह मेरा अपना निर्णय है। मैं लंबे समय से 4 सितारा डोशेंग के शिखर पर अटका हुआ हूँ और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला की मूल शक्ति मेरे दांतियान में गहरी नींद में सो रही है। शायद सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने का आपका मार्ग मेरे लिए भी एक क्रांतिकारी अवसर है। याओ याओ और काइलिन की तरह केवल आपका अनुसरण करके ही मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ। हुनफैंग ने उसकी आंखों में देखा जो अभी भी स्पष्ट थी लेकिन उनमें थोड़ी दृढ़ता आ गई थी। उसे अचानक याद आया कि जब उसने उसे पहली बार आत्मालोक में बंदी बनाया था तब उसने उसे कैसे घूरा था। प्राचीन सम्राट हॉल में लाल आंखों से मैं तैयार नहीं हूँ कहते हुए उसकी हठधर्मिता को याद किया और रुकने का सुझाव देते समय कांपती उंगलियों से अपने वस्त्र को जकड़े हुए उसकी याद की। शियाओयान से प्राचीन 8 कुलों तक, प्राचीन सम्राट हॉल से पूर्वी प्रांगण तक, घृणा से स्वीकृति तक उसे लगभग 2 साल लग गए थे। अच्छा, हुनफैंग ने बहुत भावुक शब्द नहीं कहे, उसने बस इतना ही कहा, फिर अपनी चाय का प्याला उठाया और मेज पर रखे प्याले के किनारे पर हल्के से थपथपाया जिससे एक हल्की सी आवाज आई। सम्राट बनने के मार्ग पर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। गुशुन एर ने अपना सिर झुकाकर एक दूसरे से सटे 2 चाय के प्यालों को देखा और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। मुस्कान फीकी थी लेकिन पहले से कहीं अधिक सच्ची थी। बर्निंग टेक्निक के पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाने के बाद हुनफैंग ने महाद्वीप पर मौजूद उन सभी शक्तियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास शुरू किया जिन्हें वह जीत सकता था। प्राचीन 8 कुलों ने आधिकारिक तौर पर हुनकुल के साथ गठबंधन कर लिया था। गुशुन एर पूर्वी प्रांगण में साधना करने के लिए रुकी रही और बुयुआन ने अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं के ठिकाने की खोज में सहायता के लिए प्राचीन 8 कुलों की गुप्त शाखाओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया। यानजिन स्वयं आत्मालोक में लाल कमल कर्मग्नि और 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला लेकर पहुंचे। लाल कमल कर्मग्नि कमल के आकार की और पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी जिसकी पंखुड़ियों के किनारों पर अत्यधिक उच्च तापमान था। 9 अधोलोक स्वर्ण पूर्वज ज्वाला गहरे नीले रंग की तरह ज्वाला थी जिसकी सतह पर प्राचीन धातु जैसी चमक थी। हुनफैंग ने इन दोनों दिव्य ज्वालाओं को अस्थायी रूप से स्वर्ग को निगलने वाले दर्पण में समाहित कर दिया और उनका उद्देश्य दहन तकनीक के और अधिक उन्नत होने पर इन्हें औपचारिक रूप से परिष्कृत करना था। प्राचीन 8 कुलों द्वारा हुनकुल के साथ आधिकारिक रूप से गठबंधन करने की खबर फैलने के बाद स्काई मैंशन गठबंधन अभूतपूर्व रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया। लेई यंग ने पहल करते हुए हुनफैंग को एक पत्र लिखा जिसमें विनम्र और संयमित भाषा का प्रयोग किया गया था जिसका सार ये था कि लेई कुल मैत्रीपूर्ण तटस्थता बनाए रखना चाहता है। स्वर्गीय दानव फीनिक्स वंश के नए महान बुजुर्ग फैंग तियान्यू ने गुप्त संदेशों के माध्यम से केवल स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दानव फीनिक्स वंश कभी किसी का पक्ष नहीं लेता कहा, लेकिन फैंग किंग एर ने गुप्त रूप से एक दूत के माध्यम से याओ याओ को 7 रंगों वाले फीनिक्स के पंखों का एक जोड़ा भेजा। उन्हें प्राप्त करने के बाद याओ याओ ने उन्हें बार बार देखा, फिर अंत में उन्हें अपनी चोटी में लगा लिया और पूरी दोपहर दर्पण के सामने खुद को संवारती रही। शियाओयान स्टारफॉल पवेलियन में एकांत में था, बाहरी दुनिया की हर हलचल से बेखबर। सफेद बालों वाली छोटी लड़की साधना कक्ष के प्रवेश द्वार पर लेटी थी। उसकी बैंगनी आंखें आत्मालोक की ओर टकटकी लगाई हुई थी और उसने अपनी बाहों में 9 रंगों की घंटी पकड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि बड़ों के बीच क्या हुआ था, वह बस इतना जानती थी कि आत्मालोक से लौटने के बाद शियाओयान बहुत शांत हो गया था और वह उसके साथ पहले से भी कम समय बिताता था।
हुनफैंग की बर्निंग टेक्निक के शुरुआती सफल होने और स्वर्गीय ज्वालाओं के अस्थायी रूप से संतुलित होने की खबर फैलने के बाद पूर्वी प्रांगण का वातावरण धीरे धीरे बदल गया। सबसे पहले उससे मिलने याओ याओ आए। वह अपने सामान्य चंचल स्वभाव के साथ उसके पास नहीं आए, बल्कि वह उसके सामने सीधी बैठी, अपने हाथों को घुटनों पर रखे और उसकी कोमल आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। पतिदेव, अब जबकि आपकी बर्निंग टेक्निक प्रारंभिक स्तर पर पहुंच चुकी है और 9 दिव्य ज्वालाओं की ऊर्जा आपके भीतर अस्थायी रूप से संतुलित हो गई है, अब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर रही हैं, क्या आप हमारी साधना को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? शुन ए लंबे समय से चतुर्थ सितारा शिखर पर अटकी हुई है। शियाओई शियान केवल त्रिसितारा पर है और बड़ी बहन का इलिन पंच सितारा शिखर पर है। यदि आप दिव्य ज्वाला स्रोत का उपयोग करके हमारी डोरची को मजबूत करने में हमारी मदद कर सके तो शायद हम सभी आपके साथ ही उन्नति प्राप्त कर सकें। हुनफैंग चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि उसने उनकी साधना में सुधार करने के बारे में सोचा ही नहीं था, उसके सम्राट मार्ग के लिए उच्च कोटि की रक्तवंश वाली पर्याप्त पत्नियों को एकत्रित करना, उनके रक्त स्रोतों को अपने रक्त स्रोतों के साथ मिलाना और समलन प्रक्रिया के दौरान उन्हें दिव्य ज्वाला स्रोत से पोषित करना आवश्यक था। याओ याओ सही थी। प्राचीन कुल की भविष्यवाणी स्पष्ट थी। इस शताब्दी के भीतर लोक अवरोध का टूटना निश्चित था। सम्राट मार्ग पर वह अकेले नहीं चल सकता था, उसे अपने आसपास के सभी लोगों की शक्ति की आवश्यकता थी। और उनकी साधना में सुधार का सबसे सीधा और शुद्ध तरीका शरीर और आत्मा के दोहरे समलन के माध्यम से था। 7 दिव्य ज्वालाओं के अंशों को दोनों शरीरों के बीच प्रवाहित होने देना, समलन के दौरान एक दूसरे के रक्त स्रोतों को उत्तेजित करना। कैलिन, जुनर और जियोई जियान को बुलाओ। उस रात पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में मेडुसा, याओ याओ, गोशुन, एर और शियाओई शियान एक गोल मेज के चारों ओर बैठी थीं। हुनफैंग ने संक्षेप में विधि समझाई। उनके बोलने से पहले ही याओ याओ का चेहरा लाल हो गया। चाय का प्याला पकड़े गोशुन एर का हाथ हवा में ही जम गया और शियाओई शियान ने अपना सिर नीचे करके अपनी उंगलियों को देखा। उसके कान हल्के गुलाबी रंग के हो गए थे। मेडुसा का चेहरा सामान्य बना रहा, लेकिन चाय का प्याला पकड़े उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं। मेडुसा ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अभी भी वही ठंडापन था, लेकिन उसके लहजे में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव था। यिन यांग समलन, स्वर्गीय ज्वालाओं को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए तुम अकेले 9 स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रभाव को सहन कर सकती हो, लेकिन अगर तुम 4 और लोगों को जोड़ दोगी तो क्या इससे फिर से विपरीत प्रतिक्रिया होगी? एक ही समय में नहीं, एक एक करके। हुनफैंग ने असामान्य रूप से गंभीर होकर समझाया, हालांकि उनकी गंभीरता में थोड़ी सी शर्मिंदगी छिपी हुई थी। हर बार मैं पहल करूंगा, 7 दिव्य ज्वालाओं के अंशों को दोनों शरीरों के बीच प्रवाहित होने दूंगा। मुख्य बात दिव्य ज्वालाओं के प्रवाह की गति और तीव्रता को नियंत्रित करना है। बहुत तेज गति से प्रवाह आपको नुकसान पहुंचाएगा, बहुत धीमी गति से प्रवाह से संतुलन नहीं बनेगा। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला यिन और यांग हैं, जो उन्हें सामंजस्य के लिए सबसे उपयुक्त प्राथमिक ज्वाला बनाती हैं। अष्टविनाश विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक ज्वाला बहुत शक्तिशाली हैं और केवल अवरोधों को दूर करने के लिए थोड़ी मात्रा में ही निकाली जा सकती हैं। कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला का उपयोग आधार को स्थिर करने के लिए किया जाता है। मैं आपके संबंधित रक्तवंश की विशेषताओं के अनुसार दिव्य ज्वालाओं का अनुपात समायोजित करूंगा। प्रत्येक सम्मेलन पूरा होने के बाद मुझे दिव्य ज्वालाओं का संतुलन बहाल करने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए। जब याओ याओ ने एक एक करके सुना तो उसकी गुलाबी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गंभीरता में बदल गई। गुशुन एर ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कुछ पल चुप रही, फिर ऊपर देखा और सीधे हुनफैंग की आंखों में देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ मेज पर रख दिया। हथेली ऊपर की ओर थी, यह इशारा विश्वास का था। शियाओई शियान ने सबसे आखिर में अपनी बात रखी। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्थिर थी, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में लगी बत्तियां पहले से कहीं अधिक देर तक जलती रहीं। पहली थी मेडुसा, उसकी 9 रंगों वाली आकाश निगलने वाले अजगर की रक्तरेखा हुनफैंग के शरीर में विद्यमान 7 दिव्य ज्वालाओं के साथ तीव्र प्रतिध्वनित हुई। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला की संतुलनकारी शक्ति ने बार बार उसकी नसों को मजबूत किया, जिससे वह 5 सितारा शिखर पर इतने लंबे समय से फंसी हुई थी, वह जबरदस्ती टूट गई। जैसे ही उसने 6 सितारा शिखर को पार किया, पूरा पूर्वी प्रांगण 9 रंगों की प्रकाश किरण से घिर गया। नाग जनता के पवित्र नगर के बुजुर्गों ने रानी की आभा को महसूस किया और एक एक करके जमीन पर लेट गए। मेडुसा बिस्तर से उठी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी बैंगनी आंखों की चमक पहले से कहीं अधिक तेज थी। दूसरी थी शियाओई शियान, उनका विपत्तिविश शरीर कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला और शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला के साथ सूक्ष्म रूप से प्रतिध्वनित हो रहा था। समलन प्रक्रिया के दौरान कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला धीरे धीरे उनके दांत्यान में समा गई, जिससे उन्हें विपत्तिविश शरीर के लिए अद्वितीय धूसर विष स्रोत को स्थिर करने में मदद मिली। शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला ने उनकी नसों में संचित विषैले अशुद्धियों को भस्म और परिष्कृत किया, जिससे उनकी डोरची का प्रवाह अधिक सुचारू हो गया। जैसे ही उन्होंने चतुर्थ सितारा अवस्था को प्राप्त किया, उनके चारों ओर फैली विषैली धुंध स्वर्गीय ज्वालाओं की अवशिष्ट ऊर्जा द्वारा वाष्पीकृत होकर एक हल्की 7 रंग की धुंध में बदल गई। पूरे पूर्वी प्रांगण में स्थित काले पत्तों वाले ओसमंथस के पेड़ इस विषैली धुंध से दूषित हो गए और पत्तियों के किनारों पर अत्यंत सूक्ष्म चांदी के पैटर्न दिखाई देने लगे। शियाओई शियान बिस्तर से उठी, अपनी हथेली में नाचती हुई धूसर विषैली लौ को देखा, फिर बगल में पसीने से लथपथ हुनफैंग पर नजर डाली और अचानक झुककर उसके होठों को धीरे से चूम लिया। ये पहली बार था जब उसने पहल करके उसे चूमा था। गुशुन एर आखिरी बची थी। आधी रात के सन्नाटे में पूर्वी आंगन की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं, केवल मुख्य हॉल के भीतर स्थित साधना कक्ष में हल्की रोशनी रह गई। इस साधना कक्ष को हुनफैंग ने विशेष रूप से बड़ा करवाया था। इसकी चारों दीवारें आत्मा को भस्म करने वाले लोहे से जड़ी थीं, जो दिव्य ज्वालाओं के उच्च तापमान को सहन कर सकता था। फर्श मोटी ठंडी जैद से बना था और ठंडी जैद पर मुलायम गद्दे की एक परत बिछी थी। गुशुन एर मुलायम गद्दे के किनारे पर बैठी थी, उसकी हल्के नीले रंग की पोशाक का किनारा उसके टखनों तक करीने से गिर रहा था। उसके हाथ उसकी गोद में मुड़े हुए थे। उसकी मुद्रा अभी भी प्राचीन कुल की एक युवती के लिए प्रथागत गरिमापूर्ण और संयमित थी, लेकिन हुनफैंग ने देखा कि उसकी मुड़ी हुई उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, बल के कारण उंगलियों के जोड़ हल्के से सफेद पड़ गए थे। वह उसके पास गया, बोलने की जल्दी नहीं की और कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका सुंदर कमल जैसा चेहरा और भी कोमल लग रहा था। उसकी पलकें लंबी थीं, जो आंखें झुकाने पर पलकों के नीचे पंखे के आकार की छोटी सी छाया बना रही थी, और पलकों के सिरों पर अभी भी बहुत हल्की नमी थी, जिसे उसने गोलमेज सम्मेलन में बताई गई विधि के बारे में सुनकर चुपचाप अपनी आस्तीन से पहुंच लिया था। क्या तुम डरी हुई हो? हुनफैंग उसके बगल में बैठ गया। उसके चेहरे पर हमेशा वाली चंचल मुस्कान नहीं थी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। गुशुन एर ने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, ये डर नहीं है। बस। वह रुक गई, मानो सही शब्द ढूंढ रही हो। मुझे बस आज की उम्मीद नहीं थी।
प्राचीन सम्राट हॉल से लेकर अब तक मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मैं यहाँ बैठकर स्वेच्छा से आपका इंतजार करूंगी। पछताने के लिए अभी भी समय है। हुनफैंग का लहजा असामान्य रूप से गंभीर था। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। गू शुन ए की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में दृढ़ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा था। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। वुतान शहर से लेकर प्राचीन दुनिया तक, प्राचीन सम्राट हॉल से लेकर पूर्वी प्रांगण तक, मैं हमेशा इंतजार करती रही हूँ। भाई शियाओ यान के शक्तिशाली होने का इंतजार, प्राचीन वंश के फैसलों का इंतजार, हालात बदलने का इंतजार। इस बार मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उसकी पतली उंगलियां कमरबंद पर धीरे से टिक गईं। उसकी हल्की नीली पोशाक का कमरबंद उसकी उंगलियों के नीचे ढीला हुआ और हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और पोशाक चुपचाप उसके कंधों से फिसलकर उसकी कमर पर सिमट गई। उसके नीचे उसने केवल एक पतला सादा सफेद अंतर्वस्त्र पहना हुआ था और मोमबत्ती की रोशनी उस पतले कपड़े से छनकर उसकी पतली कंधों की रेखाओं और नाजुक कॉलरबोन को उभार रही थी। गर्म रोशनी में उसकी त्वचा हाथीदांत जैसी चमक से दमक रही थी। घबराहट से उसके कंधे थोड़े तन गए थे और उसकी कॉलरबोन के नीचे का छोटा सा तिल उसकी तेज सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। हुनफैंग ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधों पर बिखरे काले बालों को धीरे से पीछे की ओर समेट लिया। जब उसकी उंगलियां उसके चिकने कंधों को छुईं तो वह थोड़ी सी कांपी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने अपना सिर झुकाया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन किया, फिर धीरे धीरे उसकी नाक की हड्डी पर नीचे की ओर बढ़ते हुए नाक की नोक को चूमा और अंत में उसके होठों पर रुक गया। उसके होंठ कोमल थे, चाय की हल्की सी खुशबू लिए हुए और थोड़े ठंडे थे। गू शुन ए ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ अनायास ही उसके नीचे बिछी मुलायम चादर को कसकर पकड़ रहे थे। वह अपने गालों पर उसकी गर्म सांसों की फुहार महसूस कर सकती थी, उसकी उंगलियों के निशानों को अपनी कॉलरबोन पर महसूस कर सकती थी और अपने सीने में अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसका हाथ उसके अंतर्वस्त्र में पहुंचा और उसकी हथेली उसकी कमर पर लगी, वह हल्की सी सिहर उठी। उसके गले से एक बहुत धीमी सी सिसकी निकली, जिसे उसने एक गहरे चुंबन से दबा दिया। जैसे ही उनके होंठ और जीभ आपस में गुथे, स्वर्णिम सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला स्वतः ही फूट पड़ी और सुनहरी ज्वाला हुनफैंग के शरीर के भीतर मौजूद शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला के साथ तीव्र प्रतिध्वनित हुई। समान श्रेणी की ये दोनों दिव्य ज्वालाएं दोनों के बीच स्वतः प्रवाहित हुईं। स्वर्ण और गुलाबी रंग आपस में मिलकर एक चमकदार और प्रचंड यज्ञ प्रकाश में तब्दील हो गए, जिससे पूरा साधना कक्ष टिमटिमाते प्रकाश से जगमगा उठा। हुनफैंग ने 7 दिव्य ज्वालाओं के कुछ अंशों को दोनों शरीरों के बीच धीरे धीरे प्रवाहित होने के लिए निर्देशित किया। शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और सागर हृदय ज्वाला, एक यिन और एक यांग, जो दांत्यान से शुरू होकर नाड़ियों के साथ साथ उनकी आपस में जुड़ी हथेलियों में प्रवाहित हुई, फिर उसकी हथेली से उसकी नाड़ियों में प्रवाहित हुई और उसके शरीर के भीतर तापन पूरा करने के बाद उनकी स्पर्शित त्वचा के साथ वापस उसके शरीर में प्रवाहित हुई। केवल 8 विनाश ज्वाला और 9 अधोलोक ज्वाला की 2 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं ही उसके 4 सितारा शिखर अवरोध को प्रभावित करने के लिए निकाली गई। टर्टल स्पिरिट अर्थ फ्लेम ने लगातार उसके डेंटियन की रक्षा की ताकि अनुनाद के दौरान गोल्डन एम्पर स्काई बर्निंग फ्लेम नियंत्रण से बाहर न हो जाए। मिलन की प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र थी। दिव्य ज्वाला का स्रोत उनके शरीरों के भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा था और प्रत्येक प्रवाह उसकी नसों में आग लगने जैसा महसूस हो रहा था, जो झुलसा देने वाला और उग्र था। गू शुन ए का शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसकी त्वचा पर पसीने की एक पतली परत रिस रही थी, जिससे उसका अंतर्वस्त्र इतना भीग गया था कि वह पारदर्शी हो गया था, उसके शरीर से चिपक गया था और उसकी पतली कमर को उभार रहा था। उसकी उंगलियों ने हुनफैंग के कंधों पर कपड़े को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे और उसके नाखून लगभग उसकी त्वचा में धंस रहे थे। हुनफैंग रुका और उसे नीचे देखा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और पलकों पर पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई थीं। उसने धीरे से शुन एक कहकर पुकारा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, बस हल्के से सिर हिलाया। उसने उसकी पलकों पर जमी पानी की बूंदों को चूमा, फिर धीरे से उसे मुलायम बिस्तर पर लेटा दिया। सादा सफेद अंतर्वस्त्र उसके कंधों से फिसलकर ठंडे हरे रंग के फर्श पर ढेर हो गया, हल्के नीले रंग की पोशाक के साथ। सुनहरी ज्वाला और 7 रंगों वाली दिव्य ज्वालाएं उनके चारों ओर आपस में लिपट गईं, जिससे अग्नि का एक भव्य पर्दा बन गया। अग्नि के इस पर्दे के भीतर 2 दिव्य रक्तवंशों के स्रोत आपस में मिलकर एक दूसरे को उत्तेजित और सशक्त बना रहे थे। इस रात गू शुन एर की साधना में आ रही बाधा पूरी तरह से टूट गई। स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला की मूल शक्ति उसके दांत्यान की गहराई से पूरी तरह जागृत हो गई, जो हुनफैंग की शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला के साथ अभूतपूर्व रूप से प्रतिध्वनित हुई और उसके शरीर में प्रवाहित सभी दिव्य ज्वाला स्रोतों को अवशोषित और परिष्कृत कर दिया, जिससे वह एक ही झटके में 4 सितारा शिखर से 5 सितारा अंतिम चरण तक पहुंच गई। जब दिव्य ज्वाला की बची हुई ऊर्जा का अंतिम अंश धीरे धीरे सुबह की रोशनी में विलीन हो गया, तो गूशुन एक नर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा हल्का लाल था और आंखों के कोनों पर अभी भी हल्के लाल निशान थे। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी हथेली हुनफैंग की छाती पर रखी। उसके शरीर में 7 दिव्य ज्वालाओं के स्थिर संचार को महसूस किया। ये जलने की तकनीक की प्रारंभिक सफलता के बाद का संतुलन था और साथ ही उसके द्वारा स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लेने का परिणाम भी था। उसकी उंगलियां उसकी छाती पर दिव्य ज्वाला से जले हुए निशान को हल्के से छू गई, जो अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। स्पर्श हल्का ठंडा महसूस हुआ। तुम क्या सोच रही हो? हुनफैंग ने उसकी उंगलियां पकड़ी और उसकी ओर देखा। उसने पाया कि इस समय उसकी निगाहें पहले से अलग थीं। न तो भाग्य को स्वीकार करने की शांति थी, न ही सारे रिश्ते तोड़ने का दृढ़ निश्चय, बल्कि एक ऐसी कोमलता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं सोच रही थी तो बात कुछ ऐसी है। गू शुन ए की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द स्थिर था। मुझे हमेशा लगता था कि इस तरह की चीज़ें बहुत दूर हैं, इतनी दूर कि उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे पता चला है, बात सिर्फ दूर होने की नहीं है, बात यह है कि मुझे अभी तक सही इंसान नहीं मिला था। उसने अपनी साफ आंखों से उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भाई शियाओयान ने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया और मुझे कभी नहीं पाया, लेकिन तुम हो। जब हुनफैंग ने उसके मुंह से शियाओयान ये 2 शब्द सुने, तो उसके दिल में जरा भी नाराजगी नहीं हुई, बल्कि उसे बेहद संतोष महसूस हुआ। उसने उसकी कॉलरबोन के नीचे सिंदूरी तिल, उसके थोड़े सूजे हुए होंठ और आंखों के कोनों पर सूखे लाल निशान देखे। ये स्त्री वुतान शहर से ही शियाओयान के साथ रही थी। बचपन की प्रेमिका, मासूम और पवित्र, वह शियाओयान की सबसे प्रिय स्त्री थी, और वह भी जिसे शियाओयान 1 दशक से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी पूरी तरह से अपना नहीं बना पाया था। और अब वह उसकी बाहों में थी। यह उसका पहला अनुभव था। ओ शियाओयान, शियाओयान, शुन एर इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही और तुमने उसे कभी छुआ तक नहीं। चाहे तुम सच्चे सज्जन हो या सचमुच निकम्मे, अब वह मेरी है। सिर से पैर तक, अंदर से बाहर तक, हर इंच मेरा है। वह झुककर उसके माथे पर चुंबन कर बैठा। उसके होठों पर मुस्कान किसी भी हालत में दब नहीं रही थी।
गुशुन एर ने उसके विजयी भाव को देखा और खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से उसका चेहरा चुटकी भरते हुए बोली, तुम क्या बुरी बातें सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन कितना अच्छा है। हुनफेंग ने उसका हाथ पकड़ा और स्वाभाविक रूप से उसे फिर से चूम लिया। जब स्वर्गीय ज्वाला की अवशिष्ट ऊर्जा की अंतिम लहर सुबह के प्रकाश में धीरे धीरे विलीन हो गई तो चारों की आभाएं फिर से जीवंत हो उठी। मेडुसा ने 6 सितारा डोशेंग के क्षेत्र में प्रवेश किया। नागजन जाति की रानी का दबाव और भी बढ़ गया और 9 रंगों वाले आकाश को निगलने वाले अजगर का रक्त और भी शुद्ध हो गया। गुशुन एर ने 5 सितारा अंतिम चरण में प्रवेश किया। स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला वास्तव में उसके शरीर में जागृत हो गई। सुनहरी ज्वाला पहले से कई गुना अधिक चमक रही थी। शियाओ यिशियान ने 4 सितारा डोशेंग में पदोन्नति प्राप्त की। विपत्ति विश्व शरीर का दूसर विश्व स्रोत स्वर्गीय ज्वालाओं द्वारा और भी शुद्ध हो गया। याओ याओ 7 सितारा प्रारंभिक चरण में ही रही, लेकिन उसके शरीर में संचित अवशिष्ट स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा उसके अगले एकांतवास के दौरान आसानी से प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। हुनफेंग मुख्य हॉल से बाहर निकला और दरवाजे के चौखट का सहारा लिया। उसके शरीर में 7 दिव्य ज्वालाओं का संतुलन पहले से कहीं अधिक स्थिर था और लगातार समलन की इस श्रृंखला के बाद 7 सितारा मध्य चरण की उसकी साधना में भी कुछ शिथिलता के संकेत दिखाई दे रहे थे। चारों लोग पतले वस्त्र पहने बैठे या झुके हुए थे। उनके चेहरों पर दिव्य ज्वालाओं की हल्की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। वह पत्थर की मेज के पास गया, चायदानी उठाई और एक ही सांस में आधी चाय पी ली। फिर खंभे से टिककर क्षितिज पर धीरे धीरे चमकती सुबह की रोशनी को देखने लगा। सम्राट मार्ग अभी भी आगे था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। अध्याय 80 4 महिलाएं एक दिल। पूर्वी आंगन की सुबह की रोशनी ओसमंथस के पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर पत्थर की मेज पर पड़ रही थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी और परछाइयां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। हुनमुक्सियाओ पत्थर की मेज के पास लेटी थी, अपने छोटे हाथों से अपने गालों को सहारा दे रही थी। उसके सामने एक नया ड्राइंग पेपर फैला हुआ था और उसकी उंगलियों के बीच एक चारकोल पेंसिल घूम रही थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया था। वह उस सफेद बालों वाली छोटी लड़की के बारे में सोच रही थी। आमतौर पर इस समय वह दौड़कर आती और उसकी चारकोल पेंसिल छीन लेती। अगर वह उसे नहीं छीन पाती तो वह काटती और काटने के बाद वह सिकुड़कर गेंद की तरह बैठ जाती और रूठ जाती, तब तक मुस्कुराने से इनकार कर देती जब तक हुनमुक्सियाओ उसे बहुत देर तक मनाती नहीं। मुशियाओ, तुम क्या सोच रही हो? याओ याओ बरामदे के नीचे से चलकर आए और खाली कागज को देखने के लिए नीचे झुक गई। हुनमुशियाओ ने ऊपर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। आंटी याओ याओ, डैन चेन कब वापस आ रही है? मैंने उसे अभी तक फीनिक्स बनाना नहीं सिखाया है। याओ याओ ने हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाया। कोई जवाब नहीं दिया। वह 6 साल की बच्ची को यह नहीं समझा पा रही थी कि सफेद बालों वाली छोटी लड़की कोई मेहमान नहीं, बल्कि 9वीं कक्षा की एक शक्तिशाली गोली है जिसने मानव रूप धारण किया है और जिसे उसके पिता ने शियाओयान से छीनकर वापस लौटा दिया था। उसने एक पल सोचा, फिर हुनमुशियाओ को गोद में उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसने चारकोल पेंसिल ली और कागज पर एक टेढ़ी मेढ़ी छोटी चिड़िया बनाई और कहा कि यह फीनिक्स है और जब डैन चेन वापस आएगी तो वह उसे इसे बेहतर फीनिक्स बनाना सिखा देगी। हुनमुक्सियाओ मुर्गी जैसी दिखने वाली फीनिक्स को देखकर खिलखिला उठी और कुछ पल के लिए अपने सफेद बालों वाले साथी के बारे में भूल गई। मुख्य हॉल में माहौल सामान्य से कहीं अधिक जीवन था। पिछली रात चारों ने एक के बाद एक कई सफलताएं प्राप्त की थी, इसलिए आज सुबह किसी ने भी साधना का जिक्र नहीं किया। वे सब बस एक दुर्लभ मिलन के लिए गोलमेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। याओ याओ शहद के केक मुंह में ठूंसते हुए स्पष्ट रूप से शिकायत कर रही थी कि पिछली रात वह इतनी थकी हुई थी कि उसकी कमर टूट गई थी। मेडुसा ने चाय का प्याला पकड़े हुए बेपरवाही से कहा, तुम साफ तौर पर पूरी रात बरामदे के नीचे छिपकर बातें सुन रही थी, तुम्हारी कमर कहाँ टूटेगी? भेद खुल जाने पर याओ याओ क्रोधित और शर्मिंदा हुई और शहद के केक का बचा हुआ आधा हिस्सा मेडुसा के मुंह में ठूंस दिया। शियाओ यिशियान पास ही बैठी चुपचाप दलिया पी रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उसके कान थोड़े लाल थे। गुशुन एर खिड़की के पास बैठी अनजाने में अपने चाय के प्याले को घुमा रही थी। कभी कभी सामने बैठे हुनफेंग की ओर देखती और फिर तुरंत नजरें हटा लेती। उसकी चाल ढाल अब भी गरिमा में थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच की शीतलता काफी हद तक पिघल चुकी थी और उसकी जगह एक अनूठी कोमलता ने ले ली थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति की विशेषता है जिसने अभी अभी पहली बार अंतरंगता का अनुभव किया हो। जुन एर, क्या तुम कल रात अच्छे से सोई? याओ याओ ने जानबूझकर उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में पूछा। गुजुन एर के हाथ में चाय का प्याला थोड़ा सा हिल गया और चाय की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर गईं। उसने शांत स्वर में अपनी आस्तीन से उन्हें पोंछ लिया और कहा, ठीक थी। तुम ये क्यों पूछ रही हो? याओ 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 खिलखिलाकर हंसी और मेडुसा के पास चली गई। हुनफेंग ने दलिया का आखिरी निवाला खत्म किया और धीरे धीरे उन चारों पर अपनी निगाहें घुमाईं। पिछली रात के मिलन ने न सिर्फ उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया था, बल्कि उनकी बर्निंग टेक्निक की शुरुआती सफलता के बाद 7 दिव्य ज्वालाओं के संतुलन को मजबूत करने में भी मदद की थी। अब मेडुसा 6ठे स्तर पर, गुशुन एर 5वें स्तर के अंतिम चरण में, शियाओ यिशियान 4थे स्तर पर और याओ याओ 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थीं। चारों पत्नियों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया था और पूर्वी प्रांगण की समग्र शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अगले समय के लिए आप सभी अपनी साधना को और मजबूत करेंगे। हुनफेंग ने एक रुमाल उठाया और अपना मुंह पोंछा। उनका लहजा सहज लेकिन स्पष्ट था। कैलिन ने अभी अभी 6ठे सितारे का दर्जा प्राप्त किया है, इसलिए उनके स्तर को स्थिर करना आवश्यक है। नाग जनजाति के मामलों को अस्थायी रूप से बड़ों को सौंपा जा सकता है। शुन एर की स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलन ज्वाला अभी प्रारंभिक अवस्था में है और उसे अभ्यस्त और नियंत्रित होने में समय लगेगा। मैं हुनकियान से साधना कक्ष में एक ऐसा प्रतिबंध लगाने को कहूंगा जो स्वर्ण ज्वाला के उच्च तापमान को सहन कर सके। शियाओ यिशियान की 4थे सितारे की नींव अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। बाद में मैं हुनकियान से आत्मा उत्पत्ति की गोलियों का एक जत्था भेजने को कहूंगा और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला के साथ मिलकर हम पहले आपकी नसों को पूरी तरह से स्थिर करेंगे। याओ याओ, स्वर्गीय ज्वालाओं की अवशिष्ट तरंगों को संचित करना जारी रखो। जब मेरी प्रज्वलन तकनीक और उन्नत हो जाएगी तो तुम्हारी बारी होगी। इसके अलावा यानजिन द्वारा भेजी गई लाल कमल कर्मग्नि और 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला अभी भी स्वर्ग निकलने वाले दर्पण में सील हैं। एक बार जब मेरी हालत काफी हद तक ठीक हो जाएगी तो अगला कदम इन दोनों दिव्य ज्वालाओं को एक साथ परिष्कृत करना होगा। नाश्ते के बाद हुनकियान ने स्काई मैंशन एलायंस से एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी। हुनफेंग ने जेड पर चीली और उस पर एक नजर डाली। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। रिपोर्ट विस्तृत नहीं थी, उसमें केवल कुछ पंक्तियां थीं। स्टारफॉल पवेलियन में अपने एकांतवास के दौरान शियाओयान ने आत्मालोक से लाई गई 9 रंगों की घंटी के साथ एक प्रकार का प्रतिध्वनि अनुभव किया था। गुप्त एजेंट शियाओयान के साधना कक्ष के पास नहीं पहुंच सके। उन्हें केवल इतना पता था कि घंटी पर स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा का एक हल्का सा अंश शेष था, जो हुनफेंग की बर्निंग तकनीक के पहली बार सफल होने पर अनजाने में आत्मालोक की हवा में विलीन हो गया था।
शियाओयान ने उस अवशिष्ट स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा से कुछ ग्रहण किया प्रतीत होता था और हाल के दिनों में वह स्टारफॉल पवेलियन के पिछले पहाड़ पर बार बार आने जाने लगा था, मानो 6 सितारा स्तर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा हो। क्या बात है, मेडुसा ने देखा कि उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। शियाओयान ने स्टारफॉल पवेलियन में बर्निंग टेक्निक के पहली बार सफल होने के समय से बची हुई दिव्य ज्वाला ऊर्जा को महसूस कर लिया है। हुनफेंग ने जेड पर्ची मेज पर रख दी। वह 9 रंगों वाली घंटी डैन चेन द्वारा स्टारफॉल पवेलियन वापस लाई गई थी। हालांकि उस पर बची हुई दिव्य ज्वाला की आभा अत्यंत कमजोर है, शियाओयान बर्निंग टेक्निक के माध्यम से दिव्य ज्वालाओं को महसूस करने की संवेदनशीलता रखता है। उसने संभवतः पहले ही जान लिया है कि मैंने नई दिव्य ज्वालाओं को परिष्कृत किया है और यह भी जानता है कि मैं बर्निंग टेक्निक का अभ्यास कर रहा हूं। वह अब स्टारफॉल पवेलियन के पिछले पहाड़ पर बार बार आ जा रहा है, संभवतः 6 सितारा स्तर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि वह अल्पावधि में हमें खतरा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर वह 6 सितारा स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाता है तो उसकी विधियों और अवसरों को देखते हुए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह आगे क्या करेगा। याओ याओ ने अपने हाथ में रखा संरक्षित फल नीचे रख दिया। उसकी गुलाबी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले लोगों को स्टारफॉल पवेलियन ले जाऊं? कोई जरूरत नहीं। हुनफेंग ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। चूंकि वह 6 सितारा स्तर की ओर बढ़ने के लिए एकांत में जाने का साहस कर रहा है, इसलिए याओ चेन और स्काई मैंशन अलायंस के बचे हुए सदस्यों द्वारा उसे सुरक्षा की कई परतों से घेरा गया होगा। इसके अलावा हमने अभी गो कबीले के साथ गठबंधन किया है और सभी ताकतें हुन कबीले की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना दूसरों को बहाना देने जैसा होगा। उसने फिर से जेड पर्ची उठाई और उसे 2 बार पढ़ा। कुछ देर विचार किया। वर्तमान में महाद्वीप पर स्काई मैंशन अलायंस और हेवनली डेमन फीनिक्स क्लैन को छोड़कर अन्य सभी कुलों ने मूल रूप से हुन क्लैन का साथ दिया है। गो क्लैन ने आधिकारिक तौर पर हुन क्लैन के साथ गठबंधन कर लिया है। यान क्लैन ने स्वेच्छा से रेड लॉर्ड्स कर्मा फायर और 9 नेदर गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम सौंप दी है और यान जिन ने स्वयं अपनी निष्ठा दिखाने के लिए सोल रियल्म का दौरा किया। लेई क्लैन तटस्थ है और कम से कम शियाओयान का साथ नहीं देगा। वॉर्ड एंशिएंट ड्रैगन ने भले ही गठबंधन नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि वह मानव जाति के संघर्षों में भाग नहीं लेगा। गो क्लैन के हटने और मेडिसिन क्लैन के विनाश के बाद स्काई मैंशन अलायंस को भारी नुकसान हुआ है। भले ही शियाओयान 6 सितारा स्तर तक पहुंच जाए, वह अल्पावधि में दोनों पक्षों के बीच शक्ति के अंतर को नहीं बदल सकता। जहां तक हेवनली डेमन फीनिक्स क्लैन की बात है, फैंग तियान्यू का कहना है कि वह कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन फैंग किंग एर ने निजी तौर पर याओ याओ के पास 7 रंगों वाले फीनिक्स के पंखों का एक जोड़ा है। यह दर्शाता है कि स्वर्गीय दानव फीनिक्स वंश भी चुपचाप हमारी ओर झुक रहा है। हमारी स्थिति पहले से ही काफी मजबूत है, हमें जोखिम उठाने और सक्रिय रूप से हमला करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर और मजबूत रणनीति ही सबसे अच्छी रणनीति है। मेडुसा ने सुना, एक पल सोचा और अपनी चाय का प्याला नीचे रख दिया। आप रेड लॉर्ड्स कर्मा फायर और 9 नेदर गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम को कब परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? मेरी नसों में लगे घाव फोड़े और ठीक होने तक इंतजार करो। हुनफेंग ने जेड पर्ची को मेज पर रखा और अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट पर धीरे से थपथपाया। एक बार जब 2 नई दिव्य ज्वालाएं एक साथ शरीर में प्रवेश कर जाएंगी तो बर्निंग तकनीक की शुरुआती सफलता का संतुलन फिर से बिगड़ जाएगा और यह एक और कठिन लड़ाई होगी। हालांकि पिछले सबक से सीख लेकर मैं पहले से ही बचाव की तैयारी करना जानता हूं। शोधन से पहले मैं याओ लिंग से अपनी आत्मा से अपने शरीर को पोषण देने के लिए कहूंगा ताकि मेरे दांत्यान की बाहरी दीवार मजबूत हो जाए। और फिर शुन ए से गोल्डन एम्परर स्काई बर्निंग फ्लेम के साथ परिधि पर एक प्रतिध्वनि अवरोध स्थापित करने के लिए कहूंगा। दोहरी सुरक्षा के साथ फिर कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। एक बार जब मैं इन 2 दिव्य ज्वालाओं का पुनर्ता शोधन कर लूंगा तो मेरी साधना कम से कम मध्य 7 सितारा स्तर से 7 सितारा शिखर तक पहुंच जाएगी। फिर मैं शेष शक्तियों को एकीकृत करने के लिए वापस लौटूंगा। जहां तक स्काई मैंशन अलायंस की बात है, समय आने पर जाल बंद करने का समय होगा। गु शुन एर ने चाय का प्याला नीचे रखा। कुछ पल सोच विचार करने के बाद बोली। उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, लेकिन पत्नी बनने के बाद उसमें थोड़ी समझदारी झलक रही थी। शियाओयान से कैसे निपटना है? इस बार जब उसने तुम्हारी दिव्य ज्वाला की बची हुई तरंगों को महसूस किया है तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह इसे चैन से नहीं बैठने देगा। भले ही स्काई मैंशन अलायंस को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन एक कंखजुड़ा मरता है तो कभी गिरता नहीं और याओ चेन अभी भी वहीं है। फ्लावर सेक्ट और पिल्टावा भी अभी वहीं है। हुनफेंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पाया कि जब उसने शियाओयान का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर पहले की तरह टालमटोल या अपराधबोध नहीं था, बल्कि शांत विश्लेषण था। अगर वो चैन से नहीं बैठेगा तो ये उसका काम है। हम अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। लाल कमल कर्मग्नि और 9 नीदर स्वर्ण पूर्वज ज्वाला को परिष्कृत करने के बाद मैं आकाश हवेली गठबंधन पर अंतिम प्रहार करूंगा। उस समय गो कबीले, यान कबीले और नाग जनजाति के एक साथ दबाव डालने पर भले ही शियाओयान के 3 सिर और 6 हाथ हों, वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। उससे पहले आपको बस अपनी साधना को मजबूत करने पर ध्यान देना है। आपने कल रात ही पंचमस्तिष्क के अंतिम चरण को पार किया है और आपकी नसों को अनुकूलन के लिए समय चाहिए। गु शुन एर ने अपनी पलकें झुका लीं और आगे कुछ नहीं पूछा। वह निश्चित रूप से जानती थी कि पिछली रात का अनुभव उसके लिए अभूतपूर्व था, केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि रक्त स्तर पर पूर्ण एकीकरण। 2 दिव्य रक्त रेखाओं ने दिव्य ज्वालाओं के उत्प्रेरण के तहत एक प्रबल प्रतिध्वनि उत्पन्न की, जिससे उसकी स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला अपनी सुप्त अवस्था से जागृत हो गई। उसी समय वह हुनफेंग के शरीर में मौजूद 7 दिव्य ज्वालाओं द्वारा अपनी नसों में छोड़ी गई सूक्ष्म ऊष्मा को महसूस कर सकती थी। वह ऊष्मा धीरे धीरे उसकी नसों की शक्ति और उसकी आत्मा के लचीलेपन को बदल रही थी, जिससे उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि इस व्यक्ति का अनुसरण करना कोई समझौता नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो वास्तव में उसे उच्चतर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। याओ याओ रसोई से ताज़ा बने नाश्ते की थाली लिए हुए चलकर आए। पत्थर की मेज तक पहुंचने से पहले ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। पतिदेव, आप पक्षपात नहीं कर सकते, अगला नंबर मेरा ही होना चाहिए। मैं लंबे समय से शुरुआती 7 सितारा स्तर पर अटकी हुई हूँ। अगर आप मुझे अभ्यास के लिए कुछ दिव्य ज्वाला मूल नहीं देंगे तो मुझे खुद को 7 सितारा डोशेंग कहने में शर्म आएगी। हुनमुक्सियाओ उसके पीछे पीछे आए, हाथ में ताज़ा पका हुआ चिपचिपा चावल का गोला लिए हुए। याओ याओ की ओर देखते हुए बोली, आंटी याओ याओ, आप तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। पिछली बार आपने दादा हुन की सुरक्षा टीम को हरा दिया था। याओ याओ ने थाली पत्थर की मेज पर रखी और हुनमुक्सियाओ की नाक पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, वह अलग बात है। सुरक्षाकर्मियों को हराना होता है, पति को हराना असली कला है। मेडुसा उन्हें झगड़ते हुए देखती रही, बिना कुछ बोले अपनी चाय का प्याला पकड़े रही, लेकिन उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए।
पिछली रात 6 सितारा अवस्था को पार करने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि 9 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर की रिक्तरेखा एक और परत से शुद्ध हो गई थी। आकाश निगलने वाले अजगर का वह पूर्वज, जिसने कभी अनगिनत प्राचीन जादुई जीवों को निगल लिया था, उसके शरीर के भीतर एक बहुत ही हल्की प्रतिध्वनि उत्सर्जित कर रहा था, मानो उसके और हुनफैंग के बीच रिक्तरेखा के सम्मिलन पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। भूषुन एर ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसकी नजर हुनफैंग से हटकर खिड़की के बाहर लगे ओसमंथस के पेड़ की पत्तियों पर पड़ी, जिन्हें उसने कल रात गलती से जला दिया था। ये बची हुई आग की एक चिंगारी थी जो स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलन ज्वाला के जागृत होने पर अनियंत्रित रूप से निकल गई थी और पेड़ की आधी शाखा को जलाकर राख कर दिया था। उसने चाय का प्याला नीचे रखा, खड़ी हुई और हुनफैंग के पास गई। उसकी आवाज अब पहले जैसी तनावपूर्ण और संयमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक सहजता का भाव था जो केवल उनके अपने लोगों में ही हो सकता है। कल रात मेरी स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलन ज्वाला के जागृत होने के बाद मुझे लगा कि मेरे दांत्यान में मौजूद मूल तत्व का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। आपकी प्रज्वलन तकनीक की शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलन ज्वाला के बीच प्रतिध्वनि बहुत प्रबल है। अगर हमारे पास और समय होता तो हम मेरे उस सुप्त मूल तत्व को पूरी तरह से जागृत कर पाते। जब तक तुम्हारा क्षेत्र अधिक स्थिर न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे साथ अकेले इसका अभ्यास करने चलूंगा। आखिरकार शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला के बीच केवल एक श्रेणी का अंतर है। उनके बीच की प्रतिध्वनि वास्तव में साधारण स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कल रात समय पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगली बार हम इस प्रतिध्वनि को लक्षित करते हुए एक विशेष अभ्यास सत्र आयोजित कर सकते हैं। भूषुन एर ने सिर हिलाया और अपनी मूल स्थिति में वापस बैठ गई। चाय का प्याला उठाते समय उसने गुवंश की एक युवती की विशिष्ट गरिमा को पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन चाय पकड़ने का उसका तरीका पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज था। अब वह सावधानी से अपनी उंगलियों से प्याले के किनारे को नहीं पकड़ती थी, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्याले के पूरे शरीर को पकड़ लेती थी। नाश्ते के बाद वे चारों अपने कमरों में लौट आए ताकि अपनी सांसों को सामान्य कर सकें और ध्यान केंद्रित कर सकें। मेडुसा नर्म सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके शरीर के चारों ओर 9 रंगों के प्रकाश के प्रभामंडल धीरे धीरे घूम रहे थे और हर सांस के साथ आकाश को निगलने वाले अजगर का एक प्रेत उसके पीछे धुंधला सा उभर रहा था। ये रक्त शुद्धिकरण के बाद एक सहज प्रतिक्रिया थी। याओ याओ निष्क्रिय नहीं रह सकी और उसने हुनकियान को खुफिया जैद पर्चियों को व्यवस्थित करने में मदद करने की पहल की। उसकी गुलाबी आंखें घनी गुप्त रिपोर्टों को तेजी से छान रही थी, कभी कभी स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में सुराग वाली एक पर्ची उठाती और उसे एक तरफ रख देती। भूषुन एर साधना कक्ष में थी। स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलन ज्वाला की चमकदार सुनहरी लौ उसकी हथेली में बार बार उछल रही थी और वह लौ के तापमान को अत्यंत कम सीमा तक नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि यह उसकी त्वचा को जलाए बिना उसकी उंगलियों पर धीरे धीरे प्रवाहित हो। कल रात के प्रारंभिक जागरण की हिंसक प्रकृति को उसने सुबह के दौरान शांत कर लिया था। शियाओ यीशियान फूलों के बगीचे के किनारे पत्थर की बेंच पर बैठी थी, अपनी हथेली में उठती हुई धूसर विषैली ज्वाला को देख रही थी। ये ज्वाला कल से अधिक ठोस थी और इसके किनारों पर एक हल्की 7 रंगों वाली आभा चमक रही थी, जो हुनफैंग द्वारा उसे दिव्य ज्वाला से परिष्कृत करने के बाद छोड़ी गई थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, अपनी नसों में अभूतपूर्व शक्ति का निरंतर प्रवाह महसूस किया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हुनफैंग बरामदे के नीचे खड़ा था, पत्थर की मेज पर रखी शहद की बनी केक की थैली को देख रहा था, जिसमें याओ याओ के झट से उठा लेने के बाद केवल आधा टुकड़ा बचा था। फिर उसने खिड़की के भीतर चुपचाप साधना कर रही भूषुन एर की परछाई पर एक नजर डाली। उसके दिल में बसी बेशर्म छोटी सी डायरी ने एक नया पन्ना पलट दिया। उसने चाय का प्याला उठाया और ठंडी चाय का एक बड़ा घूंट पी लिया, अपने होठों के कोने पर आई मुस्कान को दबाते हुए। शाओयान, ओह शाओयान, शुन, एर इतने सालों से तुम्हारे साथ है और तुमने उसे छुआ तक नहीं। चाहे तुम सच्चे सज्जन हो या सचमुच निकम्मे, यह महान उपहार ये युवा स्वामी सहर्ष स्वीकार करेगा। जब याओ याओ बगल वाले हॉल से लौटी तो उसने देखा कि वह बरामदे के नीचे अकेले ख्यालों में खोया हुआ है। वह उसके कान के पास झुकी और धीमी आवाज में पूछा कि वह फिर से किन बुरी बातों के बारे में सोच रहा है। हुनफैंग ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर चुंबन करते हुए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, आज रात क्या खाना है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। शाम होते ही वे चारों अपने अपने कमरों में लौट गए। मेडुसा पलंग के सिरहाने पर टेक लगाकर बैठी थी और नाग जनजाति द्वारा भेजे गए जनजातीय मामलों के एक स्क्रॉल के पन्ने पलट रही थी। याओ याओ पलंग के दूसरे छोर पर लेटी थी और अपनी हड्डी की चाबुक पर नए लगाए गए खोपड़ियों पर निशान बना रही थी। शियाओ यीशियान बगल के कमरे में था और कछुआ आत्मा पृथ्वी ज्वाला का उपयोग करके एक नई परिष्कृत विष गोली को तैयार कर रहा था। भूषुन एर खिड़की के पास अकेली बैठी थी। चांदनी उसकी हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पर पड़ रही थी, जिससे उसका सुंदर कमल जैसा चेहरा और भी कोमल लग रहा था। उसके हाथ में एक अत्यंत पतली जेड पर्ची थी, जिसमें गु युआन द्वारा आज दोपहर गु कबीले के गुप्त एजेंटों के माध्यम से भेजा गया एक पारिवारिक पत्र था। सम्राट के मार्ग का कोई उल्लेख नहीं, स्वर्गीय ज्वालाओं का कोई उल्लेख नहीं, केवल कुछ पंक्तियां थीं जिनमें पूछा गया था कि क्या वह हाल ही में ठीक से खा पी रही है और सो रही है, और क्या वह आत्मा लोक में रहने की आदी हो रही है। गु युआन शायद ही कभी ऐसे पारिवारिक पत्र लिखते थे। पिछली बार उन्होंने ऐसा पत्र तब लिखा था जब वह जियामा साम्राज्य गई थी। वह जानती थी कि उसके पिता उसे अपने ही अंदाज में बता रहे थे। गु वंश उसके फैसले का समर्थन करता था और वह भी उसके फैसले का समर्थन करते थे। उसने धीरे से जेड की पट्टी पलंग के सिरहाने पर रखी और आधी छिपी खिड़की की जाली से बाहर आंगन में फैले धूसर रात के आकाश को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। पहले इस रात के आकाश को देखना हमेशा घुटन भरा लगता था, लेकिन आज रात इसे फिर से देखकर उसे लगा कि आकाश का ये धूसर गुंबद पहले से कहीं अधिक सुकून देने वाला है। स्टारफॉल पवेलियन, बैक माउंटेन बैम्बू फॉरेस्ट। शाओयान चट्टान के किनारे अकेला बैठा था। उसके हाथ में 9 रंगों की घंटी थी। रात की हवा बांस के जंगल से गुजर रही थी, घंटी बज रही थी और झंझना रही थी। उसने घंटी को चांदनी में ऊपर उठाया, घंटी के केंद्र में स्थित छोटे से आत्मा क्रिस्टल को घूरता रहा और बार बार उसकी जांच करता रहा। आत्मा क्रिस्टल के भीतर 7 रंगों की अवशिष्ट स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा की एक हल्की सी किरण समाई हुई थी, जिसे दानचेन आत्मा लोक से वापस लाई थी और हुनमुख सियाओ ने जाने से पहले उसकी हथेली में रख दिया था। दानचेन हर दिन कई बार घंटी को बाहर निकाल कर देखती थी और कभी कभी उससे पूछती थी कि क्या चोटी वाली वह छोटी लड़की उसे भूल जाएगी। शाओयान हमेशा ना कहता था, लेकिन वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था। जिस क्षण से वह दानचेन को वापस लाया था, उसे पता था कि उसके और हुनफैंग के बीच एक और कर्ज जुड़ गया है। ये नफरत नहीं, बल्कि कर्ज था। उसने घंटी को हथेली में पकड़ा और धीरे धीरे उठकर साधना कक्ष की ओर चल पड़ा। याओचेन बांस के जंगल के किनारे खड़ा उसे देख रहा था। उसकी वृद्ध आवाज रात की हवा में गूंज रही थी, शाओयानजी, तुम कहाँ जा रहे हो? एकांतवास। जियाओयान के कदम नहीं रुके। चांदनी में भारी भरकम रूलर की लंबी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी।
डैन चेन कमरे से बाहर भागी और दरवाजे पर लेटकर उसकी दूर जाती पीठ को देखती रही। 9 रंगों की घंटी को अपनी बाहों में थामे उसकी बैंगनी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। गुरुजी, मेरी रक्षा में मेरी मदद कीजिए। साधना कक्ष की गहराई से शियाओयान की आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी। याओ चेन एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। वह जानते थे कि जब भी उनका शिष्य इस स्वर में बोलता था, इसका मतलब होता था कि वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है। पिछली बार याओ वंश समारोह की पूर्व संध्या पर ऐसा हुआ था, और उससे पहले ड्रैगन द्वीप पर। रात की हवा बांस के जंगल में वापस बह रही थी, बांस के पत्तों को सरसरा रही थी, और चांदनी दान चेन की 9 रंग की घंटी पर पड़ रही थी। घंटी के भीतरी भाग में 7 रंग की अवशिष्ट दिव्य ज्वाला ऊर्जा की हल्की सी धारा अभी भी शांत रूप से बह रही थी, मानो किसी दूर की पुकार का जवाब